Recording in progress. तो कल जब आप लोग ऑफलाइन क्लास में आए थे तो हमने आपको बताया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन केसेस। तो कैलकुलेटिंग पीएच इन केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, वो चार फार्मूले आपने पढ़े हुए थे। तो उन चारों फार्मूलों को आप लोग अप्लाई करना आप सीख गए थे, हमने क्वेश्चन भी दिया था। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के तरीके बताए थे। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के कई तरीके होते हैं और वो तरीके हमने आपको करीब 6 तरीके बताए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले केस में इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो सोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन एसिड एक्स्ट्रा है या बेस एक्स्ट्रा है उसके अकॉर्डिंग एसिडिक या बेसिक हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने देखा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अगर आप करोगे और बेस एक्स्ट्रा करोगे तो ओवरऑल सोल्यूशन बेसिक नेचर की वजह से हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वहाँ पे तो बहुत कम होगी। और फिर उसके बाद एक केस बफर का भी बताया था, कुछ याद आ रहा है भैया जो पिछली क्लास में बताया था? यस सर। यस है सर। दोस्त? यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया। तो बफर सॉल्यूशन ये बनता है जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अकर्स। रुकिए, बफर सॉल्यूशन इसमें हम लिखते हैं, आपको लिख के बताते हैं ना भैया कि बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन, buffer solution can be obtained when incomplete neutralization। आपको कल भी बताया था, वही वाला बता रहे हैं। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है ऑफलाइन वाला जो हुआ था, कल सेंटर पे आए थे, जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड, ऐसे, या वीक एसिड ले सकते हो या इसी की जगह वीक बेस भी ले सकते हो। मतलब ये है वीक एसिड या वीक बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। वीक एसिड या वीक बेस टेक्स प्लेस, मतलब जब ये होता है तभी होता है ऐसा। मतलब अच्छा, विद स्ट्रॉन्ग बेस या ऐसे ही, रुक जाओ अभी हम बता रहे हैं ना आपको। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड, सुनिए सुनिए यहाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन तब बनता है जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। किसका होता है? वीक एसिड या वीक बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन किससे होता है? स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड से। मतलब अगर आपने वीक एसिड लिया हुआ है तो वीक एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग बेस से इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करा देना, और अगर आपने लिया हुआ है वीक बेस तो वीक बेस के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड से इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करा देना। इसका मतलब है वीक वाला पोर्शन बचा रहेगा। अरे समझ में आ रहा है बच्चा? ये इनकम्प्लीट होगा कुल मिला के। यस सर। यस सर। अब चलिए, अब इसमें पॉइंट्स हैं कुछ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उनमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड ले लो या वीक बेस ले लो, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट ही कैन फॉर्म बफर। तो इसलिए आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केसेस में ही बफर बन रहा था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन नेवर फॉर्म बफर। दूसरा वाला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन नेवर फॉर्म बफर, ये हो गया। बफर सॉल्यूशन की अगली कंडीशंस होती हैं, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बफर सॉल्यूशन की अगली कंडीशन होती है कि a वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका कंजुगेट पार्ट दोनों एक साथ सॉल्यूशन में पड़े होने चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स इमीडिएट कंजुगेट पार्ट, इमीडिएट कंजुगेट पार्ट। भाई इसका नोट्स नहीं हमारे पास, इसलिए आप लोग को लिखना पड़ेगा। इट्स कंजुगेट पार्ट मस्ट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जब ये दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, फिर से बता रहे हैं, रुक जाओ, फिर से सुनिए हमारी बात सुनिए। हमने बोला दूसरे वाले पॉइंट में a weak electrolyte and its immediate conjugate part must present in a solution simultaneously in order to form buffer, in order to form buffer।
क्या मतलब है इसका दोस्त? कि दोनों जब एक साथ सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे तभी बफर बनेगा। कैसे? कोई पूछे क्या कहना चाहते हैं आप, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड को अगर बफर बनाना है तो CH3COOH और CH3, इसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट क्या आता है, CH3CO माइनस। ये दोनों एक साथ सॉल्यूशन में पड़े होने चाहिए तब बफर बनेगा। कोई बोले सर फॉर्मिक एसिड को बफर बनाना है तो फॉर्मिक एसिड और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट मतलब H प्लस हटाने के बाद जो बनता है वो एक साथ सॉल्यूशन में दोनों पड़े होने चाहिए तब बफर बनेगा। कोई बोले अच्छा बेंजोइक एसिड जो होता है PHCOH, तो कोई बात नहीं, PHCOH ले लो और PHCOO माइनस वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना बेंजोइक एसिड, मतलब ऐसे भाई ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। कोई बोले सर फिनॉल भी तो वीक एसिड होता है। बिल्कुल, फिनॉल वीक एसिड होता है और इसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट PHO माइनस। ये सॉल्यूशन में दोनों एक साथ पड़े होने चाहिए। इस O माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, अरे Na होगा, K होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. हेलो भैया, Yes, sir. एक वीक Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट मस्ट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। अब इसी में कोई बोले सर NH4OH अगर लिखा हुआ है तो इसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट क्या होगा, NH4OH रिलीज करेगा OH माइनस, तो इसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट NH4 प्लस ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये भी बफर सॉल्यूशन है अगर ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। तो कोई पूछे सर अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में NH4OH में डाल देते हैं तो क्या बफर मानोगे? बिल्कुल आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि NH4OH में आपने NH4 प्लस ऐड किया हुआ है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट, ये दोनों जब एक ही सॉल्यूशन में होते हैं तो बफर बनाते हैं। फिर आपसे कोई पूछे कि हम अमोनियम सल्फेट ले लेंगे, हमारा मन कर रहा है, और अमोनियम सल्फेट को हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करेंगे, तो अमोनियम सल्फेट क्या रिलीज करता है, अमोनियम, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप इसको ऐड करोगे तब भी तो बफर बनेगा दोस्त। बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, कुछ बताते नहीं हो दोस्त? Yes, sir. समझ Yes, में आ sir. रहा है ना? ये CH3CONa ले लो और उसको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर दो CH3COOH में, तो ये भी बफर बनेगा। ये सब बफर बनेंगे ना, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इमीडिएट कंजुगेट पार्ट है वो सॉल्यूशन में एक साथ रखे हुए हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस बफर कहलाते हैं। मतलब पहले बफर को आइडेंटिफाई करना, बफर क्या होता है। बफर सॉल्यूशन अभी बता रहे हैं, रुकिए। एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन होता है, बताते हैं। लेकिन बफर कब बनता है, अभी तो हम वैसे यूज कर रहे हैं ना इसको कि, तो बफर सॉल्यूशन कब बनता है, जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है वीक एसिड या वीक बेस का विद स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, और लिखा है ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन फॉर्म बफर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कब बफर बनाते हैं, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका कंजुगेट पार्ट एक साथ सॉल्यूशन में रखे हुए हैं। जैसे एक काम करो, आपसे कोई पूछे कि 10 मोल, ऐसे ही हमने एसिटिक एसिड ले लिया 10 मोल CH3COH, और NaOH ले लिया, रादर KOH ले लिया, KOH 5 मोल, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। क्या बनेगा रिएक्ट करने के बाद, है दोस्त? क्या बनेगा बताओ? Potassium acid. Potassium acid. Potassium acid. Potassium acid. एक बनेगा CH3COOK, ये बनेगा और वाटर बन जाएगा। अच्छा CH3CO, अच्छा तो ठीक है, पहले इनिशियली ये दोनों 0 0 थे, फाइनली आफ्टर रिएक्शन ये जो हो जाएगा वो बचेगा 5 मोल। KOH क्या हो जाएगा, 0। एसीटेट क्या हो जाएगा, ये भी 5 5 मोल, ठीक है। और वाटर भी हो जाएगा 5 मोल, उससे हमें खैर मतलब नहीं है। तो क्या ये एक बफर सॉल्यूशन है? ये बफर सॉल्यूशन कहोगे कि नहीं कहोगे? Yes, sir. ये Yes, बफर sir. है, Yes, sir. ये एक बफर Yes, sir. सॉल्यूशन है। Yes, sir. Yes, sir. बफर सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड रखा हुआ है 5 मोल, और एक वीक बेस है जिसको आप बोल रहे हो
ये सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो भैया 5 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इमीडिएट कंजुगेट पार्ट भी 5 मोल है। नीड नॉट नेसेसरी कि दोनों इक्वल ही हो, लेकिन ये जब दोनों एक साथ हैं तो बफर हो जाएगा। कोई बोले बफर सॉल्यूशन अलग से क्यों पढ़ा रहे हो? हम तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक वीक एसिड है और उसका कंजुगेट पार्ट है। बफर सॉल्यूशन नाम क्यों दिया गया? तो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। रुकिए बताते हैं आपको। जैसे हमारा ब्लड होता है ना, बफर सॉल्यूशन होता है, उसकी बात कर रहे हैं, लिखो। बफर सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नेचर में मिलते हैं हमको। ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट मतलब होने नहीं देते चेंज इन पीएच। देखिए दोस्त, हमारा ब्लड जो होता है बफर सॉल्यूशन होता है। जब हम लोग को इंजेक्शन लगता है फीवर में या एंटीबायोटिक जो भी है, तो काफी एसिडिक या बेसिक इंजेक्शन होते हैं, वो सब काफी ज्यादा एसिडिक, उनके पीएच की वैल्यू काफी कम या काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन हमारे ब्लड में जाने के बाद वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है जानते हो? ऑलमोस्ट कुछ आइडिया, जनरल आइडिया भी नहीं क्या है तुम लोग को? 6.8 to 7.2 के बीच में। 6.8 to 7.4 7.2 के के बीच में। आसपास एवरेज मेंटेन रहता है इसका, ऐसे ही रहता है। थोड़ा अल्कलाइन होता है हमारा ब्लड जो है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। हमारा ब्लड अल्कलाइन होता है। जितना हमारे बॉडी में एसिडिक चीजें चलती चली जाती हैं, उतना ज्यादा बॉडी में डिजीजेस, ओबेसिटी, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग ज्यादा चीजें अल्कलाइन कंज्यूम करने की हम लोग को सजेशन दिया जाता है कि चीजें अल्कलाइन खाओ, वेजिटेबल्स जो भी अल्कलाइन वेजिटेबल्स खाओ, एसिडिक चीजें ना खाओ। हमारा ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में होता है। उसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू 7.4 के आसपास मान लो होती है। अब क्या है दोस्त कि हमारे ब्लड में जब कोई इंजेक्शन डालता है, या मान लो सपोज करो चींटी आपको काट लेती है, जो नीचे मतलब चींटी होती है, तो फॉर्मिक एसिड डाल देती है ब्लड में। या और भी ऐसे ही बहुत सारे, सपोज करो इंजेक्शन से आपके अंदर ब्लड में कुछ डाल लिया गया, तो एक अगर थोड़ा बहुत आपने 10 ml 15 ml 2 ml जो भी है, कुछ आपने इंजेक्शन जब डाला है अपने ब्लड में, तो क्या होता है ब्लड उसको थोड़ी देर में न्यूट्रलाइज करके अपने ही पीएच पे ले आता है, फिर से 7.4 पे। कोई बोलेगा लो सर, वो तो पीएच इज इक्वल टू 1 पे हमारे ब्लड में कुछ डाला गया था और फिर से वो 7.4 हो गया, तो क्या पीएच इक्वल टू 1 कहाँ चला गया? तुम्हारे ब्लड की ये ब्यूटी है कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। तो ब्लड हमारा स्पेशल टाइप का गिफ्ट है ना नेचर का, तो नेचर ने दिया है भाई। नेचर की हर चीजें यूनिक है, तो उसी से लोगों ने लर्न किया, अच्छा ऐसा क्या और भी जगह हो सकता है। तो उन्हीं सॉल्यूशंस को एक अलग नाम दिया गया, बफर सॉल्यूशन। ये स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को, चेंज इन पीएच नहीं होने देते। कुछ समझ में आया भैया बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? यस सर। तो Yes, sir. लोगों ने देखा कि बफर सॉल्यूशन जो यस होते सर। हैं, Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, लोगों ने देखा कि बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच चेंज को नहीं होने देते हैं। तो फिर बोले अब पीएच चेंज को नहीं होने देते हैं अगर, तो कैसे बनते होंगे ये? तो पहले ब्लड की स्टडी की गई, तो ब्लड में देखा गया कि भाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका कंजुगेट पार्ट एक साथ ब्लड में पड़े हुए हैं, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो फिर लोगों ने कैलकुलेशन कर करके देखा कि कोई हम लैब में कोई आप वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट ले लो, तो क्या बफर बना सकता है वो? तो देखा गया हाँ यार, ये तो बिल्कुल बना रहा है वैसे ही। तो ये स्पेशल टाइप का रियल सॉल्यूशन होता है जो बना सकते हो आप लोग, घर में बना सकते हो, कहीं बना सकते हो, पीएच चेंज को नहीं होने देगा, ब्लड से आप रिलेट कर सकते हो उसको। तो बफर सॉल्यूशन एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। जब आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा एसिडिक और बेसिक चीज उसमें मिलाओगे, फिर देखा गया बफर बनता कैसे है। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट अगर सॉल्यूशन में एक साथ पड़े हुए हैं तो बफर बना सकते हैं। तो हमने ऊपर जितने भी एग्जांपल लिखे हैं ये सब बफर बना सकते हैं। एक एग्जांपल ये हमने लिख के बता दिया। अभी तक समझ में आ रहा है बफर के बारे में आपको, है बच्चा? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ह्यूमन ब्लड जो होता है ये भी बफर होता है, वही जो बता रहे हैं आपको, ये बफर सॉल्यूशन। इसका पीएच ह्यूमन ब्लड का 7.4 के आसपास होता है। अब देखिए, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस देखिए इधर। तो आपने देख लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका कंजुगेट पार्ट पड़े हुए हैं अगर सॉल्यूशन में। हम सपोज करो बोले कि हमारे पास कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट कहीं पे हमारे पास रखा हुआ है, सपोज करो सॉलिड के फॉर्म में, तो CH3COO होल ट्वाइस
कैल्शियम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है, इसको एसिटिक एसिड में डाल देते हैं, तो बताओ बफर बनेगा? ये बफर बन सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बन Yes, सकता है, क्योंकि Yes, sir. एसिटेट आपने किस में डाला है? एसिटिक एसिड में। तो एक तरह से वो सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेगा? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट। वैसे आपसे कोई पूछे HCN एक वीक एसिड है, उसके अंदर आप NaCN डाल दो, तो ये भी बनाएगा बफर सॉल्यूशन। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बच्चा? Yes, sir. Yes, Nine. sir. बनाएगा बहुत बढ़िया दोस्त। Yes, sir. Yes, Nine. sir. कभी बनाएगा कभी क्या होता है, ये लिखा जाता है कि H2CO3 एक डाई बेसिक एसिड है, वीक एसिड, और इसी में NaHCO3 ऐड कर दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी बफर बनाएगा, क्योंकि H2CO3 का इमीडिएट कंजुगेट बेस होना चाहिए। और वैसे ही आपके पास अगर NaHCO3 लिखा है सॉल्यूशन, उसमें Na2CO3 डाल दो या कार्बोनेट डाल दो, तो ये भी तो बफर बनाएगा। बताओ बच्चा। H2CO3 और इसके साथ आप ऐड कर दो Na2CO3, तो ये भी बफर बनाएगा। बताओ कौन कौन से बफर बनाएंगे हम? क्वेश्चंस लिख रहे हैं आपको, बताओ। तुम लोग बताते जाना हमको भैया। H3PO4 और H2PO4 माइनस, ये लिखा है आपके पास, लिखा है H3PO4 और फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस। आपके पास यहाँ और भी लिखा है H3PO4 और HPO4 2 माइनस आयन। आपके पास लिखा है HPO4 2 माइनस आयन और फॉस्फेट आयन H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस आयन। फिर उसके बाद लिखा है आपका H3PO3, और बना दे आपसे कोई पूछ ले कि H2, चलो ये तुमसे भी पूछते हैं। पहले बताओ इनमें कौन बफर है कौन नहीं बफर है, बताओ दोस्त, जल्दी बताओ। चलो बताओ जल्दी से। फर्स्ट वाला H2CO3 वाला है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, yes, sir. ये Yes, बफर सॉल्यूशन, Yes, बहुत yes, बढ़िया। sir. दूसरा वाला एक चलो sir. वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी है बफर? क्यों Yes, नहीं sir. भैया? HCO3 माइनस, जो Yes, sir. HCO3 माइनस है उसमें से एक H हटा दो तो बन जाएगा CO3 2 माइनस, कार्बोनेट बन जाएगा। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट HCO3 माइनस और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट कार्बोनेट, जैसे HCO3 माइनस लिखा हो और CO3 2 माइनस लिखा हो, तो ये तो बफर होता है, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और इमीडिएट कंजुगेट पार्ट उसका पड़े हैं सॉल्यूशन में, तो ये बफर है। सेकंड वाला हो जाएगा दोस्त। थर्ड Yes, वाला sir. बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाला Yes, नहीं है, sir. Yes, sir. इसलिए नहीं है कि पहली बात तो ये दोनों इमीडिएट कंजुगेट पार्ट के फॉर्म में रिलेट नहीं हो सकते। एक है तुम्हारा H2CO3, दो H है इसके पास, इसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट HCO3 माइनस होता है। तो जब ये दोनों एक साथ सॉल्यूशन में पड़े होंगे तो बफर कहलाएगा, ये बफर है। लेकिन अगर आप सोचो कि H2CO3 और कार्बोनेट ले लेते हैं CO3 2 माइनस, तो इमीडिएट कंजुगेट पार्ट थोड़ी है ये, तो ये बफर नहीं है। इमीडिएट कौन होता है? एक H प्लस निकाल दो या एक OH माइनस निकाल दो, तो जो बचे होते हैं, और मतलब दोनों अगर पड़े होते हैं तो बफर होता है। तो समझ गया दोस्त, ये वाला नहीं होगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे इसके बाद Yes, वाला sir. लिखा हुआ है H3PO4 और H2PO4 माइनस, ये ये है Yes, sir. sir. Yes, sir. बिल्कुल बफर ये है, है, sir. पहचानना सीखो। Yes, sir. एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट। उसके बाद वाला क्या है? नहीं है sir. No, sir. नहीं है. नहीं है। नहीं है, H3PO4 sir. से No, sir. नहीं है. H2PO4 माइनस अगर एक साथ सॉल्यूशन में है तो बफर होते हैं। इतने बड़े बड़े इमीडिएट कंजुगेट पार्ट क्यों हम बोलते हैं?
इमीडिएट वाला होना चाहिए, ये नहीं है। फिर राइट साइड आ जाओ, H3PO4 HPO4 2 नहीं है माइनस, सर, ये भी तो नहीं है। बहुत बढ़िया नहीं है दोस्त, सर, सही है सर, बहुत अच्छे दोस्त, आप नहीं है सही समझने लगे हो। नेक्स्ट वाला है सर, ये है, सर, बिल्कुल HPO4 है सर, 2 है HPO4 सर, 2 माइनस से PO4 3 माइनस, ये बफर है। फिर उसके बाद अगर आप आओगे H2PO4 माइनस से HPO4 2 माइनस, यस सर, बहुत प्यारा दोस्त। यस सर, फिर बाकी वाले दोनों, दोनों है सर, दोनों है यही सर। दो का दोनों खाग है। सर, दोनों हमने बोला है सिर्फ है वीक सर। इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड नहीं है, अबे दोनों नहीं है, सेकंड हमने बोला है सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट बफर बनाते हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी बफर नहीं बनाते। तो जितने पॉइंट्स अब आईआईटी में आ जाएगा, सोचो अगर थ्योरी अच्छे से जानते भी हो तब भी कंफ्यूजन तो हो ही रही है। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स ऊपर लिखवाए हैं। क्या हो गए कि सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन फॉर्म बफर, ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट बफर कब बनाएंगे, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट दोनों एक ही साथ एक सॉल्यूशन में रखे हुए हैं। इतना समझ में आया, सारी पहचानना सीखे बफर के बारे में आया दोस्त। यस सर। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया बच्चा। यस सर, अब आ जाओ, कोई बोले ठीक है सर हम समझ गए बफर, अब हमको समझ में आ गया, लेकिन अभी डाउट क्या आना चाहिए तुम्हारे माइंड में जो आया नहीं, कि सर एक बात बताइए, अगर हम एसिटिक एसिड लेते ही हैं, सपोज करो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप बोल रहे हो एसिटिक एसिड और एसिटेट, एसिटिक एसिड लिखा है और CH3CO माइनस लिखा है, ये बफर है दोनों अगर एक साथ सोल्यूशन में पड़े हैं? बफर है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल है, यस बफर सर। है। ये कैन फॉर्म बफर। तो बोलोगे सर आप बार बार कैन फॉर्म बफर क्यों बोल रहे हो अगर एक ही साथ सॉल्यूशन में पड़े हैं तो? या आप बोलोगे अगर आपने, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है। देखो पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच हर एक पॉइंट लेके कवर करके बता रहे हैं। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट एक ही साथ सॉल्यूशन में पड़े हो। ऐसे तो तुम बोलोगे सर दुनिया का कोई भी एसिड ले लो, चाहे एसिटिक एसिड ही आपने ले रखा है, ये कहीं भी जाएगा पानी में आयनाइज तो करेगा ही, CH3CO माइनस के फॉर्म में और H प्लस के फॉर्म में। ऐसे तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो उसका सॉल्यूशन में हमेशा उसका आयनाइज्ड फॉर्म तो पड़ा ही रहेगा। तो आप किसी भी एसिटिक एसिड या किसी NH4OH को देखोगे तो कहीं भी अगर वो हो रहा है सॉल्यूशन में रखा हुआ है तो पक्का वो अपना कंजुगेट पार्ट तो थोड़ा बहुत बना ही रहा होगा। तो क्या वो बफर हो गया? अरे तुम समझ पा रहे हो हमारा डाउट? यस सर, यस हम ये सर, यस सर, हमने जब ये स्टेटमेंट बोला था कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट एक साथ सॉल्यूशन में पड़े होते हैं तो दे कैन फॉर्म बफर। तो बोलोगे अच्छा, ऐसे तो सारा वीक इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में रखा होता है थोड़ा थोड़ा आयनाइज कर रहा होता है, चाहे वीक एसिड ले लो चाहे वीक बेस ले लो, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट तो पड़ा होता है। तो फिर उसको बफर क्यों नहीं बोलते, एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों बोलते हैं? तो इसका मतलब है इन दोनों का एक पर्टिकुलर रेशियो भी होना चाहिए। अब कंप्लीट डेफिनेशन आ रही है। तो बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आयनाइज्ड पार्ट होता है, आयनाइज्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है बफर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, नहीं तो ऐसे तो कंफ्यूज जाओगे। फिर सुनो, जो आयनाइज्ड पार्ट का कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड पार्ट का कंसंट्रेशन, रुको अभी सब समझा रहे हैं। आयनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट के कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है, कंसंट्रेशन का रेशियो, दैट मस्ट लाई बिटवीन 1/10 से 10। अगर इनके बीच में इन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो है तब बफर कहा जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट होना और उसका कंजुगेट बेस होना बफर में, रादर वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट होने से बफर थोड़ी हो जाता है। देखो वो पहली कंडीशन है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ही बफर बनाते हैं, उसमें दूसरी कंडीशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट सॉल्यूशन में पड़े होने चाहिए, और तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो इमीडिएट कंजुगेट पार्ट होता है और मतलब उन दोनों का आयनाइज्ड फॉर्म या अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है, उन दोनों का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब क्या है, जो आपने ये एसिटिक एसिड वाला भी लिया है ना, एसिटिक एसिड और ये एसीटेट की जो बात कर रहे हो, इसमें इन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में लाई करेगा तब होंगे। और आपको पता है एसिटिक एसिड कितना आयनाइज करता है, 2-3%, 5% आयनाइज करता है। तो इसीलिए इसको एसिड बोलते हैं, क्योंकि वो बफर की कैटेगरी में थोड़ी आ पाया। अगर इतना आयनाइज कर रहा होता कि एसीटेट आयन का
कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, वो 1/10 से 10 के बीच में होता है उनका रेशियो, तो हम बोल देते बफर है। तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर हुई भैया? 3 पॉइंट। यस सर, यस सर। तो मतलब ये है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट बफर बना सकता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट है, उनका कंसंट्रेशन का रेशियो मस्ट लाई बिटवीन 1/10 से 10। तो अच्छा, इसको पलट भी दोगे तब भी 1/10 से 10 आएगा। कोई बोले हम कैसे, तो भूल जाएंगे लग रहा है, आयनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट। तुम इसी को अनआयनाइज्ड पार्ट अपॉन आयनाइज्ड पार्ट कर दो, तब भी तो रेशियो 1/10 से 10 ही आएगा। Yes, बताओ बे। sir. Yes. तो इसका मतलब जैसे भी चाहो वैसे याद रखो कि टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन concentration of weak electrolyte, the ratio of concentration of weak electrolyte and its immediate conjugate part must lie between 1/10 to 10। क्लियर हुआ भैया ये? यस Yes, sir. यस Yes, sir. अब सुनिए, Yes, बफर sir. सॉल्यूशन Yes, के sir. बारे में समराइज करते हैं। समराइज कर रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनो, अब बार बार हम नहीं बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन, अच्छा बफर सॉल्यूशन होता क्या है? बफर, बफर के बारे में चल रहा है ये, तो अभी अभी बताया वही बता रहे हैं। बफर सॉल्यूशन ऐसे स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, वो चेंज इन पीएच होने ही नहीं देते। जैसे हमारा ब्लड, अभी आपको बताया था। दूसरी चीज क्या होती है, चेंज इन पीएच या पीओएच कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है कि ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन फॉर्म बफर। अगर आप देखोगे तो ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन फॉर्म बफर। ये हो गया दोस्त, समराइज कर रहे हैं भैया। थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ एक नहीं, अभी पहले ये तो देख लो, मतलब सीक्वेंस में चलेगा ना, कि अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, एंड इट्स इमीडिएट कंजुगेट पार्ट, इमीडिएट है ना, कंजुगेट पार्ट, दोनों इमीडिएट कंजुगेट पार्ट होना चाहिए दोस्त, कि वीक एसिड और इमीडिएट उसका कंजुगेट बेस, इमीडिएट कंजुगेट पार्ट मस्ट प्रेजेंट, एक साथ ही प्रेजेंट होना चाहिए इन अ सॉल्यूशन। ये वाली कंडीशन हो गई। और लास्ट वाली कंसंट्रेशन कंडीशन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आयनाइज्ड पार्ट या हमने, चलो यहाँ उल्टा लिख देते हैं, अनआयनाइज्ड पार्ट, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अनआयनाइज्ड पार्ट हो गया डिवाइडेड बाय आयनाइज्ड पार्ट, आयोनाइज्ड। चाहे इनके मोल्स का रेशियो ले लो, चाहे कंसंट्रेशन का रेशियो ले लो, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में है, तो एक सॉल्यूशन में इनके वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएंगे। तो चाहे कंसंट्रेशन का रेशियो लिखो या वॉल्यूम कैंसिल करके मोल्स का रेशियो लिखो, बात तो बराबर है। बताओ बे। यस तो सर, इनके मोल, Yes, हाँ sir. तो इनके, यस सर। Yes, बहुत sir. बढ़िया दोस्त, इनके मोल्स का रेशियो या कंसंट्रेशन का रेशियो मस्ट लाई बिटवीन 1/10 to 10। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। कि बफर क्या होता है, जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन फॉर्म बफर, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स इमीडिएट कंजुगेट पार्ट मस्ट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली इन अ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। और जो कंसंट्रेशन या मोल्स ऑफ अनआयनाइज्ड पार्ट है अपॉन आयनाइज्ड पार्ट है, उनका रेशियो 1/10 से 10 होना चाहिए। दैट मीन्स कि भाई अगर आपने लिखा है एसिटेट आयन या एसिटिक एसिड, तो अगर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड रखा हुआ है और किसी फॉर्म में, सपोज करो एसिटेट आयन है, चाहे सोडियम एसिटेट हो, पोटेशियम एसिटेट हो, कैल्शियम एसिटेट हो, ऐसे, तो इनका कंसंट्रेशन मस्ट लाई बिटवीन 1/10 से 10। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन की रेंज, रेशियो इनका इस रेंज में है, तभी बफर बनाएगा। वो स्पेशल प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट इन पीएच चेंज वाली है, वो तभी ऑब्टेन होएगी जब दो इमीडिएट कंजुगेट पार्ट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में आएगा। अगर इनके कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में नहीं आएगा, नहीं है, तो एक नॉर्मल सॉल्यूशन की बिहेव करेगा, की तरह बिहेव करेगा। स्पेशल प्रॉपर्टीज उसकी नहीं होंगी जो बफर की होती हैं पीएच चेंज को रेजिस्ट करने वाली। सारे पॉइंट क्लियर हो गए बे? यस सर, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। एक बार आईटी में क्वेश्चन आया
एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया, आईआईटी जेई एडवांस में। अब ये सब जो जानता है वही तो कर पाएगा। उन्होंने बोला क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन देते हैं, चलो। क्वेश्चन 1 आया था, क्वेश्चन 2 तो हम अपने मन से दे रहे हैं। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे नहीं, सिर्फ बता रहे हैं। उन्होंने बोला था H3PO4 हमारे पास है और आप इसका रिएक्शन करा रहे हो NaOH के साथ। अमाउंट नहीं दिया गया, अमाउंट दिया ही नहीं गया, बोला NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कोई किसी का अमाउंट नहीं दिया गया। पूछा था हाउ मैनी, हाउ हाउ मैनी बफर्स, हाउ मैनी टाइप ऑफ बफर्स, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशंस आर ऑब्जर्व्ड। अमाउंट किसी का दिया ही नहीं था, बताओ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 कितना आएगा? क्वेश्चन 2 देख लो। उन्होंने बोला हमने H3PO3 ले लिया और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया, KOH के साथ। और इसमें भी वही पूछ रहे हैं हाउ मेनी बफर्स आर पॉसिबल। बताओ बच्चा क्या आएगा इसमें? सर पहले वाले में से सर 3 फिर 2, पहले वाले में से सर 3 फिर 2। बहुत प्यारा दोस्त, बहुत बढ़िया बता रहा है, ये लोग एकदम सही बता रहे हैं। देखिए तुम बोलोगे अच्छा ही क्या हो रहा है, देखिए H3PO4 NaOH है, अमाउंट तुमको पता नहीं है, तो सोल्यूशन 1 का बता देते हैं। सोल्यूशन 1 का भैया H3PO4 के मोल्स तुम कुछ भी ले सकते हो, NaOH के भी मोल्स ले सकते हो। और जब क्वेश्चन बोल रहा है बफर बनाओ, तो बफर का मतलब है हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा रखना। तो सपोज करो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कुछ और NaOH ले लिया, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि H3PO4 सॉल्यूशन में बचा रह जाए और H3PO4 के साथ साथ आपका सॉल्यूशन में NaH2PO4 आ जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई। ऐसे अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो ना दोनों के। और एक पॉसिबिलिटी है कि NaH2PO4 रहे सॉल्यूशन में और साथ में Na2HPO4 आ जाए, तो अमाउंट्स एडजस्ट करके NaOH के और H3PO4 के ये भी मैनेज कर सकते हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि Na2HPO4 हो जाए और साथ में Na3PO4 हो जाए सॉल्यूशन में। यही 3 पॉसिबिलिटी तो है भैया। Yes, sir. ये 3 बफर है, बफर 1, बफर 2, Yes, sir. बफर 3। किसी को डाउट इसमें? सॉल्यूशन 2 देख लो, सॉल्यूशन का आंसर 2 है ये। तो सॉल्यूशन 2 में देखोगे, पहली बात तो H3PO3 डाइबेसिक एसिड है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट और KOH का और H3PO3 का एडजस्ट करके, तो H3PO3 और साथ में सॉल्यूशन में क्या पड़ा रह सकता है KH2PO3। दूसरा क्या हो सकता है, H3PO3 के साथ जो आपने K लिखा हुआ है H2PO3, इसमें थोड़ा और डाल दो KOH, तो रिएक्शन होके हो सकता है K2HPO3 बन जाए। और तीसरा भी पॉसिबल है, K2 जो HPO3 है ये क्या बन जाएगा, K3PO3। बताओ दोस्त, सही है? Yes, sir. अब एक वीक Yes, इलेक्ट्रॉन sir. Yes, sir. थोड़ा सा गलत है Yes, दोस्त sir. इसमें, थोड़ा सा गलत के बीच में प्लस का साइन है या फ्लैश का साइन है। गलत ये है इसमें कि पहली बात, हम अभी स्टेटमेंट पहले आपको बोले थे कि ये डाई बेसिक एसिड होता है। डाई बेसिक एसिड है तो ये तीसरा वाला H प्लस इसमें होता ही नहीं, तो निकालोगे कैसे? तो जो थर्ड वाला लिखा है वो पॉसिबल ही नहीं, होता ही नहीं। तो बफर सिर्फ 2 बनेंगे इसके, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड होता है ना, 2 ही H प्लस रिलीज कर सकता है H प्लस के फॉर्म में। भैया इसका स्ट्रक्चर अगर आप जानते हो Yes, sir. H3PO का, तो कैसे आता है POH Yes, sir. और POH डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे आता है H,
ये जो ब्लैक वाला H है ये तो होमोलिटिकली क्लीव होता है, इसीलिए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बाकी जो OH OH लिखे हैं वही 2 H रिप्लेस हो सकते हैं पोटेशियम से, तो थर्ड वाला पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉल्यूशन 2 के टोटल बफर कितने आ जाएंगे? 2। सॉल्यूशन 1 के टोटल बफर कितने आ जाएंगे? 3। ठीक है बच्चा, ये है दोस्त। Yes, sir. क्वेश्चन 1 पूछा गया है, क्वेश्चन 1 sir. आइटम पूछा गया है, क्वेश्चन 2 नहीं पूछा गया है। इतना समझ में आ गया भैया, डाई बेसिक एसिड है ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब Yes, एडवांस sir. में ऐसे ही पूछते हैं। अब तुम बोलो सर हमने तो बफर पढ़ा था, हमारा पिछले वाले सर ने हमको 1 घंटे में खत्म करा दिया था। अब भैया हम नहीं खत्म कर पाते हैं 1 घंटे में। अब ये सब नहीं पढ़ोगे तो खत्म हम भी कर देंगे, हम उनसे भी जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन अब नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? सारे पॉइंट्स देख लो ना। एक्चुअली सारे पॉइंट्स क्या होता है, सही हम लोग इस तरीके बताते हैं, आपको पहले ही बताया है, कुछ चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं तुम में से कितने लोगों का फाइनली 12th पास है, हमेशा ये सिलेक्शंस होते हैं अपने यहाँ एडवांस में, तो अब पता नहीं कौन एडवांस में सेलेक्ट होने वाला हो। तो हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम आए हो तो तुम्हारे साथ पढ़ाई सही से होगी। हमको वो नहीं करना कि भैया नहीं नहीं ऐसा पढ़ाना जिससे बच्चे खुश रहें, रिजल्ट लाना है, तभी तो रिजल्ट आता है। आप सिटी में आप लोग जानते ही हो कि सारे बच्चों को जानते हो, एडवांस का रिजल्ट भी देखते हो, जब रिजल्ट आता है देखते हो कि कितने रिजल्ट आते हैं एडवांस में। हार्डली पूरे कानपुर से इस टाइम सिटी में वही 70-80 लोग मैक्सिमम 100 एडवांस में सेलेक्ट होते हैं, 40-45 तो अपने यहाँ होते हैं फाइनली एडवांस में। भाई मेंस में अपने यहाँ 80-90 के आसपास पहुंच जाता है 120-30 लोगों में। तो भैया इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन बाकी लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं कुछ भी, और दिखाते हैं बहुत लोग तो बच्चे का नाम नहीं बताते हैं, स्कूल नहीं बताते हैं, अपने आप सबका रिजल्ट नाम सब लोग जानते ही हो, कम बच्चे रहते हैं तो सबके नाम पता भी रहता है, बाकी तो दिखावा चल रहा है। अब क्या करोगे दोस्त? एडवांस मेंस में सिलेक्शन हो सकता है, जैसे अभी तुम लोग बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग देख रहे होगे, वो सब भैया अब मतलब उस लेवल पे नहीं जाते हैं, नहीं तो उनका बच्चा ही नहीं जाएगा, एडमिशन ही नहीं लेगा। अब खुद ही सोचो, आईटीम सेलेक्ट होने लोग भी तो कम होते हैं सेलेक्ट होने वाले, बाकी क्राउड तो सिर्फ मेंस के लिए बना होता है, बाकी क्राउड तो सिर्फ पैसे देने के लिए बना होता है कि हाँ सबसे पैसे ऐंठ लो। तो भाई अगर 15 लाख लोग तैयारी करते हैं तो उसमें से पहली बात तो 10 लाख तो वैसे ही होते हैं पेरेंट के अपना मतलब जो भी है, कि भाई किसी तरीके अपना पढ़ना शुरू कर दिए, जो भी मन किया। कुछ होते हैं बेचारे जो वैसे ही मतलब भाई पेरेंट के प्रेशर में आके करना शुरू कर देते हैं, कुछ मतलब उनका मन कुछ और होता है, पेरेंट बोलते नहीं ये करो। अब बाकी जो लोग होते हैं उनमें भी पढ़ने की स्ट्रेटेजी गलत होती है, सही टीचर नहीं मिलता। अब सही टीचर मिले तो उसकी बातें फॉलो करो, हार्ड वर्क करो। सही टीचर का मतलब है तुम्हें ऐसा दे कि तुम्हें पेन होना शुरू हो जाए, तुमको लगे अरे यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर आपको डेली हम कंफर्टेबल कंफर्टेबल पढ़ाते हैं और तुमको लगता है ना एकदम सही जिंदगी चल रही है, तो वो गलत, हम तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। तुमको हम एकदम परेशान करके रखे पढ़ा पढ़ा के, और तुम भी घर पे जाके पढ़ाई करो तो सही होता है, तभी रिजल्ट आता है दोस्त। तो करना सीखो भैया, आपको सही के लिए बता रहे हैं, यस सर। हल्का फुल्का नहीं बता रहे हैं। चलिए देखिए यस दोस्त, तो बफर के बारे में ये हो गया। अब आप बोलोगे सर अच्छा आपने बहुत बातें बता दी हमको, बफर सॉल्यूशन क्या होता है और कौन इलेक्ट्रोलाइट बफर बनाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट पड़ा हो तो बफर बनता है, फिर उनके कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में हो तब बफर बनता है। अब कोई पूछे कि भाई आप एक बात बताओ, ये बात तो ठीक है, अभी तो आप हमको बता रहे हो, अब ये बताओ कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस रेंज में हो जाए कि वो सॉल्यूशन, सुनो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको हम प्रूव कर चुके हैं कि 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पे या 1 मोलर कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वो 0.02 हार्डली 2-3% आयनाइज करता है, 4% आयनाइज करता है एसिटिक एसिड। ये जानते हो ना बच्चा कि वीक Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. हार्डली 2-3% Yes, sir. आयनाइज करते हैं। तो कोई बोले हमको ऐसा अच्छा डाइल्यूशन बढ़ाते हो, तो अकॉर्डिंग टू ओस्टरवाल्ड डाइल्यूशन लॉ उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बढ़ता चला जाता है। तो आपसे कोई पूछे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की रेंज होगी
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की रेंज क्या होगी जब एसिटिक एसिड आयनाइज करके ही अपना कंजुगेट पार्ट जो बना रहा है उन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में आ जाए। मतलब एसिटिक एसिड ही ले लो तो वो बफर की तरह बिहेव करे। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अच्छा उस टाइम कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा अगर एसिटिक एसिड आयनाइज कर रहा है? सपोज करो अगर एसिटिक एसिड आयनाइज कर रहा है तो अपना कंजुगेट पार्ट एसीटेट आयन बना रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि भैया इन दोनों एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा जब वो एसिटिक एसिड और उसका जो कंजुगेट पार्ट बना है वो दोनों बफर की तरह बिहेव करने लगे। बताओ भैया। तो हम आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन कि फाइंड रेंज ऑफ अल्फा, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इसकी रेंज आपको बतानी है है ना। इन केस ऑफ एसिटिक एसिड ये फाइंड डिग्री रेंज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर एसिटिक एसिड। पहले एसिटिक एसिड कर लेते हैं, बाकी सब अपने आप ही हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू मेक द सॉल्यूशन बफर, मेक द सॉल्यूशन बफर बिहेव्स लाइक बफर। बताओ भैया कैसे करोगे? अच्छा अगर ये बिहेव कर रहा है बफर के तरीके तो तुमको एक कंडीशन तो पता ही होगी कि उस टाइम कंसंट्रेशन का रेशियो दोनों का कहाँ से कहाँ लाई करेगा? सर 1/11 से 10/11। सर 1/11 बहुत से प्यारे, 10/11। इसने तो अल्फा बता दिया भाई। Yes, sir. ये तुम लोग जो बता रहे हो दोस्त बहुत सही बता रहे हो, दो तीन लोग जो Yes, बोल रहे sir. हो। 11 से 10/11. हाँ Yes, तो sir. इफ सॉल्यूशन, 10/11. अच्छा बहुत बढ़िया, तो कई लोग बता रहे हो इफ सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक बफर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक बफर सॉल्यूशन तो हम लोग बोलेंगे देन उस टाइम पे जो एसिटेट का कंसंट्रेशन होगा एसिटिक एसिड के आयनाइजेशन की वजह से अपॉन जो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन होगा, इन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में होगा। ये तो कंसंट्रेशन का रेशियो हमने बोला है, लेकिन ये अभी 4-5 लोग हमको आंसर बता रहे हो कि सर अल्फा की वैल्यू रेंज जो आएगी 1/11 से 10/11 आएगी, जो कि बहुत सही बता रहे हो। सॉल्यूशन कैसे करोगे? आप ऐसे लिखोगे कि भैया जो एसिटिक एसिड है CH3COH ये आयनाइज कर रहा होगा, बना रहा होगा CH3CO-, हर कंसंट्रेशन पे ये अवेलेबल होगा CH3CO- और CH3COH लेकिन बफर तब होगा जब इन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में है। तो इन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो मिल गया। अब आप अगर सपोज करो कंसंट्रेशन C लिया था तो C माइनस C अल्फा हो गया होगा। अगर आपने कंसंट्रेशन C लिया था शुरू में तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो इसका मतलब है तुम्हें गिवन है कि C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, इसकी वैल्यू एक बार 10 पुट कर दो और एक बार C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा की वैल्यू एक बार 1/10 पुट कर दो। इन दोनों ही केसेस में अल्फा आ जाएगा और जो आप लोग अल्फा बता रहे हो एकदम एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू पहले आ रही है 10/11। 10/11 का मतलब जानते हो अराउंड 91% डिसोसिएशन होगा एसिटिक एसिड का, होगा कि नहीं होगा भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। और दूसरे वाले केस में आ रहा है अल्फा की वैल्यू 1/11। इसका मतलब ये है कि 9.1% डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का इसका मतलब एसिटिक एसिड, ये डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड जब 9.1% से 91% के बीच में आयनाइज कर रहा होता है तो खुद एसिटिक एसिड और उसका जो इमीडिएट कंजुगेट पार्ट है उसी सॉल्यूशन में वो एक बफर की तरह बिहेव करेगा। बताओ बच्चा, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, यही sir. बहुत बढ़िया दोस्त। हम ये कह रहे हैं भैया कि एसिटिक एसिड है, वैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कह सकते हो एसिटिक एसिड है,
जब वो 9.1% से 91% के बीच में आयनाइज कर रहा है एक ही सॉल्यूशन में अपने में ही, तब वो बफर की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन एसिटिक एसिड एक्चुअली में आयनाइज नहीं करता। एक तरीका तो ये भी है बफर बनाने का। एक तरीका यह है कि भाई उन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में रखना है तो कैसे भी और भी कर सकते हो, लेकिन ये भी एकदम सही चीज है। एक क्वेश्चन ये हो गया जिसको आपने रेंज निकाल दिया, अल्फा की रेंज, की रेंज आ गई अल्फा की 1/10 से सॉरी 1/11 से 10/11। तो ये भी समझ गए आप लोग बफर वाला ये कॉन्सेप्ट। तो बफर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऊपर हमने कई पेजेस में आपको बताए हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो दोस्त। अच्छा लिखना तो नहीं भैया, इसको कॉपी कर लिया, आगे बताएं, आगे Yes, बताएं sir. बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, आप कोई बोले कि बफर सॉल्यूशन के बारे में। चलिए देखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा और डिटेल आपको बता दें। स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं दोस्त। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली हुई है, इस थ्योरी में हमने सारे आईआईटी के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके थ्योरी बनाई है, मतलब लास्ट के 40 ईयर्स के, क्योंकि वो कभी ना कभी पूछे गए होते हैं थी उस थ्योरी पे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लेते हैं, थ्योरी भी इंक्लूड कर लेते हैं कि कुछ छूट ना जाए। बहुत लोग लेक्चर नोट्स कायदे में पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहिए सबको लेक्चर नोट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट। तो बफर के बारे में हम बार बार रिवाइज करवाते चलते हैं, मतलब रिकॉल करवाते हुए, ऐसा थोड़ी कि तुमको लग रहा है उस तरह टाइम पास कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम रिवाइज करा रहे हैं, तो हमको पता ही है। तो बफर क्या होता है, स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है जो रेजिस्ट मतलब चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन फॉर्म बफर। A weak electrolyte and immediate conjugate part, its immediate conjugate part must present simultaneously in a solution in order to form buffer solution। और क्या होना चाहिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट है, इनके कंसंट्रेशंस का रेशियो मस्ट लाई बिटवीन 1/10 to 10। तो अगर कंसंट्रेशंस का रेशियो हम दोनों के बीच में है, तो अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो अगर वो 9.1% से अराउंड 9, इंटीजर में पूछ सकता है तुमसे क्वेश्चन, 90% से 9% से 90%, अप्रोक्सीमेटली यही तो बोलोगे अगर राउंड ऑफ करोगे। 9% से 90% के बीच में बफर बनाया जा सकता है, बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, नहीं sir. इसको 9 नहीं, अप्रोक्सीमेटली इसको 10 बोलेंगे, अगर उनको आईआईटी में देना होगा तो इसको 10 से 90% बोलेंगे, मतलब बोलेंगे ये रेंज है जिसमें बफर मिलेगा ही मिलेगा। आयनाइजेशन अगर ये आप करोगे तो मस्ट, मतलब यहाँ पे बफर गारंटी है मिलेगा। 9% पे तो 9.1 से शुरुआत होगी ना, तो 9% पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमें बफर मिल जाए तो ये रेंज अगर लिखी हुई है 10 से 90 तो पक्का मान जाओगे, क्योंकि 91 से अंदर है और 9 के बाहर है, तो इसके बीच में बफर मिलेगा। इंटीजर में पूछ सकता है तुमसे कि अल्फा की वैल्यू, कुछ समझ पा रहे हो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अबे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 9.1 को राउंड ऑफ करोगे 9, तो 9 पे बफर नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 पे कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 थोड़ी आएगा। तो अगर 9.1 को राउंड ऑफ करोगे इन ऑर्डर टू फॉर्म बफर, तो उसको राउंड ऑफ करके आपको 10 करना पड़ेगा, 10 से बफर मिलेगा। 9 पे तो नहीं मिलेगा, 9.1 से आगे मिलेगा ना, 9.2, 9.3, 9.4। तो जब उसको राउंड ऑफ करोगे तो उसको 10 ही तो कहेंगे। अरे क्वेश्चन Yes, sir. का Yes, sir. एडवांस में ऐसे ही फंसाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. नंबर का राउंड ऑफ थोड़ी चल रहा है, मैथमेटिक्स थोड़ी चल रही है साले, ये तो चल रहा है तुम्हारा केमिस्ट्री में कि 9.1 पे अगर बफर मिल रहा है, 9 पे नहीं मिलेगा, 9.2 पे मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमें बफर मिल जाए तो 9.1 के ऊपर निकल जाओ तो नियरेस्ट इंटीजर 10 आएगा, और 91 के आसपास अगर आप देखोगे तो 91 भी कह सकते हैं डायरेक्टली उसको। तो 10% से अगर इंटीजर में आ गया तो 10% से 91% तक आपको बफर मिलने के चांसेस हैं, जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट 10% से 91% तक आयनाइज कर रहा होगा, एक ही सॉल्यूशन में अपना कंजुगेट आयन बना रहा होगा। ठीक है बच्चा, राउंड ऑफ वाला समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया, अब आगे आगे बताते हैं आपको। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर आप जो बता रहे हो चेंज इन पीएच रेजिस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट, आप तो थियरी बता रहे हो, हमको प्रूफ करके नहीं दिखाए। आप हमको सॉल्यूशन में कोई प्रूफ करके दिखा दो कि पीएच नहीं बदला। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं
कि जैसे हमने मतलब अभी सुनो, मतलब हम प्रूफ दे रहे हैं, इसका प्रूफ अब देने जा रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन में कैसे नहीं होता है। मतलब मैथमेटिकली आपको प्रूफ मिल जाएगा कि बफर देखो पीएच चेंज नहीं होने दे रहा है। क्या प्रूफ है इसका? हम आपसे ये बोलेंगे 1 लीटर वाटर का पीएच कितना होता है बे? पूछ रहे हैं साले, बताओ। 1 लीटर H2 पीएच पीएच 1 लीटर वाटर का पीएच कितना होता है? पीएच एंड पीओएच 7 होता है। 7 7 पीएच इज इक्वल टू पीओएच होता है और इसकी वैल्यू होती है 7। बोलोगे अच्छा ठीक है, 1 लीटर वाटर का मतलब है 1000 ml वाटर, तो ठीक है उसको 1000 ml कर दे। नहीं ठीक है, समझ रहे हो। अब हमने क्या किया इसी में, 1 लीटर वाटर में, दूसरा ये केस 1 हो गया। केस 1 हमने क्या बोला, 1 लीटर पानी है जिसका पीएच आपको पता लग गया ये है, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। फिर हम ये पूछना चाहते हैं, 1 लीटर पानी तो है इसमें, मतलब वही 1000 ml वाटर आपने तो लिया हुआ है, लेकिन इसी में हमने थोड़ा सा लाके बाहर से ऐड कर दिया 1 ml। ध्यान से देखना दोस्त, 1 ml ले रहे हैं, 1 ml, एक ड्रॉप 1 ml का मतलब 1 cc, जानते हो? अरे 1 ml कितना होता है बे? 1 cc जिसे बोलते हो सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, Yes, sir. या इसी को बोलते हैं 1 Yes, सेंटीमीटर sir. क्यूब, या एक ड्रॉप भी इसी को जनरली बोला जाता है। एक ड्रॉप जनरली ऐसे बोला जाता है, 1 cc, 1 ml, 1 ड्रॉप, ऐसे ही बोला जाता है। तुमने क्या किया इसमें, 1 ml 1 मोलर HCl डाल दिया। बोले ये साला एक ड्रॉप डाला इन्होंने, एक ड्रॉप डाला है बस। और अब हम पूछ रहे हैं डालने के बाद पीएच कितना होगा, डालने के बाद पीएच कितना होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अब ये जब डाल दिया, दूसरे Yes, sir. एक्सपेरिमेंट 2 है, ये केस 1 है, केस 2 चल रहा है। एक ड्रॉप डाला, मतलब 1 लीटर पानी है उसमें तुम HCl ऐसे उठा के ऐसे एक ड्रॉप ऐसे डाल दो बस। अब पीएच देखो कितना आएगा, मजा आएगा अभी। टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा वो बता रहे हैं, तो H प्लस का मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम टोटल। टोटल मिलीमोल कितना आएगा, 1 ml है और कितना है 1 मोलर है, तो मिलीमोल कितने आ गए, इतने मिलीमोल आ गए 1 into 1। Yes, sir. Yes, और sir. Yes, sir. वॉल्यूम कितना Yes, आएगा, sir. 1001 आएगा। 1001. 1000 अब कैलकुलेशन करने के लिए 1001 को हम 1 मान सकते हैं। अरे वो नेग्लेक्ट है ना, 1000 में 1 ऐड करोगे तो कौन सा तीर मार लिया तुमने। ये टोटल वॉल्यूम है, बताओ इतने ml, तो मिलीमोल अपॉन न्यूमरेटर में आ गया, नीचे ml आ गया, तो मिलीमोल और ml अगर आप देखोगे तो कुल मिला के H प्लस का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली ऐसे कह सकते हो 1/1000, या अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ आएगा। बताओ बे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, ये sir. आ Yes, गया, sir. अगर ये आ Yes, गया sir. तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो 3 आ गई। 3 तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, एक ड्रॉप HCl डालने से पीएच में चेंज तुमको नजर आ रहा है कितना ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। एक ड्रॉप डालने से पहले पीएच कितना था, पहले शुरुआत में पीएच 7. जो हुआ करता था 7. 7 था, 7. और एक ड्रॉप HCl डाल दिया है उससे पीएच हो गया 3। इसका मतलब 4 यूनिट का जंप है ये, 4 यूनिट का जंप। Yes, sir. Yes. कुछ बताते ही नहीं हो तुम लोग। Yes, अरे sir. Yes, sir. इस केस Yes, में sir. Yes. पीएच की वैल्यू हुआ करती थी 7, और अब एक ड्रॉप ही HCl डाला, पीएच की वैल्यू हो गई 3। इसका मतलब है एक ड्रॉप HCl डालने से जंप आ गया 4 यूनिट का, या डिक्रीज जो हो गया एक ड्रॉप से, डिक्रीज ऑफ 4 यूनिट, 4 यूनिट का डिक्रीज आ गया। तुम बोलोगे अच्छा सर अगर एक ड्रॉप से ज्यादा डाल दें तो बताओ 4 से ज्यादा यूनिट का डिक्रीज आएगा या कम आएगा डिक्रीज। अगर HCl जो डाले हो 1 ड्रॉप से ज्यादा ड्रॉप डाल दो, 10 ड्रॉप, 15 ड्रॉप, और तो क्या ये यूनिट 4 यूनिट से ज्यादा डिक्रीज आएगा कि कम आएगा, तो सेम है. ज्यादा आएगा। नहीं नहीं ज्यादा आएगा ना, नहीं समझ रहे हो। अरे सेम क्यों रहेगा, बफर थोड़ी बना है अभी। हम तो ये कह रहे हैं कि एक ड्रॉप डालने से अगर पीएच 4 यूनिट चेंज हुआ है, और ज्यादा डालोगे तो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा पीएच। Yes, sir. पीएच की
पीएच की वैल्यू और Yes, कम हो sir. जाएगी क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना। अरे इसी को अगर वॉल्यूम 1000 ml लिए होते, सपोज करो तुमने वॉल्यूम की वैल्यू 1000 ml 1 मोलर HCl लिया होता, तो टोटल वॉल्यूम नीचे 2000 ml नहीं हो जाता बे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अरे sir. sir. Yes, Sir, sir. वो Yes, अरे sir. sir. Sir, और वो न्यूमरेटर भी तो लगता बढ़ गया होता। अगर सपोज करो 1000 ml लिया होता तो न्यूमरेटर में 1000 आ जाता, डिनोमिनेटर में 2000 आ जाता, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? 5 इंटू 10⁻⁻1, और इसकी वैल्यू 1 माइनस लॉग 5, और 1 माइनस लॉग 5 होता है 0.63 या 0.7, तो क्या पीएच की वैल्यू 0.3 आती अगर 1000 Yes, ml sir. लिए होते तो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. इसका मतलब है HCl का अगर तुम अमाउंट बढ़ाते जाओगे तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो रहा है कि भैया एक ड्रॉप डालने से सडनली 4 यूनिट का जंप आया, और अगर तुमने HCl डालना और शुरू कर दिया तो पीएच फर्दर डिक्रीज करता चला जाएगा। पहले तो ये बताओ, ये नॉर्मल चीज है, ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो Yes, इसमें तो हम, हाँ, Yes, इसमें sir. तो हमने Yes. बफर लगाया नहीं। अब हम एक क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, अभी देखना। अच्छा सुनो, जैसे हमने 1 ml HCl डाला हुआ है, तो 1 ml HCl डाला है तो पीएच इतना हो गया। अब जैसे अभी आप लोग पूछ रहे हो कि भैया कि सर आप एक बात बताओ कि आपके पास 1000 ml है वाटर, और इसी में आपने बाहर से लाके, चलो बता ही दें तुम लोगों को, 1000 ml 1 मोलर HCl डाल दिया। अब टोटल पीएच बताओ। तो जब ये ऐड कर दिए हो आप, तो ऐड करने के बाद इसके पीएच की वैल्यू निकालोगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल दो। तो H प्लस का कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, मिलीमोल्स कितने आएंगे इसके, 1000 इंटू 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम 2000, तो ये तो आ गया 1/2। बताओ दोस्त। Yes, Yes, sir. sir. और Yes, sir. पीएच की Yes, sir. पीएच की Yes, sir. वैल्यू जो आ जाएगी 1 माइनस लॉग 5 आएगी। 1 माइनस लॉग 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.3। अब देखो, पहले पीएच क्या था 7 से 0.3 हो गया, तो क्या 6.7 यूनिट का जंप आ गया? मतलब Yes, बताओ sir. बच्चा, Yes, sir. इतना समझ गए? Yes, sir. तो बोलोगे Yes, अच्छा sir. सर ये तो बहुत गड़बड़ चीज हुई जा रही है, तो पीएच बहुत तेजी में डिक्रीज कर रहा है। अब फिर आ जाओ ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, हम बोलेंगे 1 लीटर पानी है जिसका पीएच 7 है, उसमें आपने 1 ड्रॉप HCl ऐड कर दिया तो पीएच की वैल्यू 3 हो गई, 4 यूनिट का जंप आ गया। अभी हम एक सोल्यूशन देने जा रहे हैं जिसको बोलेंगे बफर सोल्यूशन है। उसमें 1 ml क्या, तुम एक 1000 ml भी अगर HCl डाल दोगे तो पीएच का चेंज होगा ही नहीं, या पीएच का चेंज होगा 0.3 0.2, ऐसे बहुत कम होगा। तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? अजीब लगने के लिए तुमने ये कैलकुलेशन करके दिखाया अभी तुम्हें कि भैया अगर आपके पास 1 ड्रॉप भी HCl डाला आपने तो पीएच का जंप 4 यूनिट का हो जा रहा है, और अभी हम इसका 1000 टाइम्स ज्यादा डालेंगे अमाउंट, तब भी जो पीएच का चेंज होगा वो हार्डली 0.2 यूनिट 0.3 यूनिट ऐसे होगा। तो तुमको अजीब सा नहीं लगेगा यार, 1 ml पे 4 यूनिट का Yes, जंप sir. हो जा रहा था? Yes, sir. Yes, ये sir. Yes, sir. अपने आप में ही बड़ा कंट्रोडिक्टरी से लगता है कि अगर 1 ड्रॉप डालने पे पीएच का चेंज हो रहा था 4 यूनिट का, तो उससे ज्यादा ड्रॉप डालने पे पीएच का चेंज ऐसे 5 यूनिट 6 यूनिट ऐसे ही होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा ऐड करेंगे और पीएच में चेंज वो डेसिमल में होगा, पॉइंट्स में होगा। तो वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोलोगे? इसका मतलब वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है ना कि पीएच चेंज को होने नहीं दे रहा है। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मतलब उस सॉल्यूशन को बहुत स्पेशल सॉल्यूशन मानोगे कि भैया अभी थोड़ी देर पहले देखा था HCl डालने पे उसने पीएच चेंज करवा दिया था, लेकिन ये न जाने कैसा सॉल्यूशन है कि ढेर सारा HCl डालने पे भी पीएच चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को ही बफर मानते हो कि नहीं Yes, मानते हो sir. बच्चा? Yes, sir. Sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो उन्हें बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो पहले हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए हमारी बात सुनिए। हमने क्या बोला है, ध्यान से देखना दोस्त। हाँ, पीएच चेंज वाला भी करते हैं, पीएच प्रूफ दे रहे हैं आपको। तो पहले आपको डेरिवेशन करा दें इक्वेशन की, हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। डेरिवेशन करा दें, अभी आ रहे हैं वहीं पे। हेंडरसन इक्वेशन होती है एक फॉर बफर सॉल्यूशन,
कोई अलग इक्वेशन, नाम से मत घबराओ, वैसे ही बता रहे हैं जो आप जानते हो। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट सॉल्यूशन में पड़े हो तभी तो बफर सॉल्यूशन कहलाता है भैया। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका इमीडिएट कंजुगेट पार्ट अगर सॉल्यूशन में पड़े हैं, तो सपोज करो आपके पास एसिटिक एसिड है और आपके पास सोडियम एसिटेट है, रादर एसिटेट है, दोनों एक साथ सॉल्यूशन में रखे हुए हैं। तो एक साथ सॉल्यूशन में रखे हुए हैं अगर, तो ये एक तरह से, या एसिटिक एसिड कुछ 9.1 से 91% के बीच में आयनाइज कर रहा है तो बफर बना रहा है ये। मानोगे इसको ये बफर है अगर ये आयनाइज कर रहा है 9.1 Yes, से sir. 91 Yes, पे? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ठीक है, हमने मान लिया ये बफर सॉल्यूशन है। कीपिंग इन माइंड, अगर ये बफर सॉल्यूशन है, अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो इनके कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में है। इफ दिस सॉल्यूशन इज बफर सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है, हमने बोला है कि अगर ये इतना आयनाइज कर रहा होगा तो मतलब इसमें कंसंट्रेशंस का रेशियो, तो दैट मीन्स आप लिख सकते हो कि जो एसिटेट के कंसंट्रेशन का रेशियो आएगा किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, कंसंट्रेशन का रेशियो ये 1/10 से 10 में लाई करेगा अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो। या अल्फा की वैल्यू क्लोज इंटरवल है, अल्फा की वैल्यू 0.91 से 9.91 है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे तो आएगा H प्लस इंटू एसिटेट आयन CH3CO माइनस डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एसिटिक एसिड CH3COH, ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा आप देखोगे अगर, तो इसकी वैल्यू हम एक काम करते हैं H प्लस अलग कर लेते हैं, H प्लस अलग कर लो और H प्लस अलग करने के बाद ये दोनों चीजें अलग कर लो, CH3, अरे सॉरी एक बता रहे हैं, इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं बस, CH3CO माइनस और ये CH3COH, इसको अलग कर लिया हमने। अलग करने के बाद इनका लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग आ जाएगा KA, लॉग KA इज इक्वल टू लॉग H प्लस, और यहाँ पे जो आ जाएगा प्लस लॉग ACO माइनस, अरे एसिटेट आयन अपॉन ACOH, अरे भाई ये एसिटेट आयन, और समझ रहे हो बच्चा कि नहीं समझ रहे हो इसको? Yes, sir. बताओ Yes, भैया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब माइनस साइन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस लॉग के है वो पी के हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा पी एच, रीअरेंज कर लेना तो इक्वेशन ये बनेगी पी एच इज इक्वल टू, रीअरेंज करने के बाद पी के ए plus log of ionized part log of, upon ionized. बहुत बढ़िया, आयनाइज्ड पार्ट लॉग के अंदर आएगा ये, अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट, आयनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट, ये आएगा। इसे बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। कोई भी बफर सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। अरे आयनाइज्ड पार्ट का मतलब है ACO माइनस या एसिटेट आयन, और अनआयनाइज्ड पार्ट का मतलब है एसिटिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है बच्चा ये? बताओ दोस्त। अगर एक Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका कंजुगेट पार्ट एक ही सॉल्यूशन में है, दोनों मिलके बफर बना रहे हैं, तो अगर वो दोनों मिलके बफर बना रहे हैं तो इसका मतलब है उन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में आएगा, कंसंट्रेशन का रेशियो। और कंसंट्रेशन का रेशियो है तो के की वैल्यू जो आएगी H प्लस और एसिटिक एसिड एसिटेट ऐसे करके इनका वैल्यू आ जाएगी, लॉग के की वैल्यू लॉग H प्लस प्लस लॉग ऑफ एसिटेट अपॉन एसिटिक एसिड करके आ जाएगा, और आप ऐसे डेरिवेशन कर लोगे। कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम कुछ और। तो कोई भी बफर इक्वेशन अगर होगी बफर सॉल्यूशन, तो हम लोग उसके लिए ये काम करेंगे। अब देखिए बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं, कभी भी बफर का पीएच निकालना होगा तो ऐसे निकालोगे। अभी देखो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन देखो इसमें बहुत मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखिए हम पूछेंगे कैलकुलेट, यहीं पे भी प्रूफ भी मिल जाएगा आपको, कैलकुलेट पीएच इन फॉलोइंग केसेस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, फॉलोइंग केसेस।
ए पार्ट क्या है इसका, केस 1 क्या है कि 500 ml, रादर एक मिनट रुक जाओ। ए पार्ट क्या है दोस्त, ऐसे बोलेंगे 1000 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी रिएक्शन कराई गई 1000 ml 0.1 मोलर NaOH के साथ। तो pH की वैल्यू बताओ। दूसरा वाला है 1000 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। भैया आप लोग लिख तो लेते हो, ऐसा तो नहीं बहुत तेजी में आगे निकल जाते हो, पुराने पेजेस Yes, लिख sir. लेते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. 500 ml इसमें मिला रहे हैं 0.1 मोलर NaOH, ये मिला देते हैं, लो 500 ml 0.1 मोलर NaOH। सी पार्ट क्या है, थर्ड वाला पार्ट, बहुत बढ़िया चीज है, आप देखना ध्यान से। तो पहले तो ये दो आपके हो गए दोनों वाला। अब इसी में हम बोले कि अगर 1000 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है आपके पास, ये क्वेश्चंस हैं अभी, और इसी में हम 750 ml सपोज करो 0.1 मोलर NaOH डाल दे रहे हैं, तो pH क्या होगा। और फोर्थ वाला पार्ट है कि 1000 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, ACOH लिख देते हैं, इतना बड़ा क्यों लिखें। इसमें आप 400 ml, अरे 400 ml 0.1 मोलर NaOH डाल दो, तो क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है 5 कि इन पार्ट, अब ध्यान से देखना, इन पार्ट नंबर 2, in part 2, if 250 ml 0.1 molar HCl is added, तो फाइनल pH बताओ। नहीं अभी रुक जाओ, पहले इतना कराते हैं, बफर वाला कराते हैं, फिर अभी प्रूफ देते हैं उसका बाद में, वो कचरा हो जाएगा सब इसी में, नहीं तो। चलिए ये 4 पार्ट हैं, अभी बताते हैं, ये 4 पार्ट हैं आपके, ठीक है। तो इन केसेस में pH निकालना है, तो पहला वाला केस क्या करोगे, सबसे फर्स्ट वाला कैसे करोगे, क्या सबसे फर्स्ट वाला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। सर कंप्लीट अबे न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है फर्स्ट वाले में, अगर Yes. आप देखोगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, जैसा बता रहे हैं ये लोग। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आपको पता है कि भैया पीएच की वैल्यू, भैया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है 7 प्लस pKa/2, pKa की वैल्यू आपको दी है 4.75 प्लस log C/2, और C आप निकाल देना और इसकी वैल्यू आ जाएगी। pKa की वैल्यू 4.7 गिवन है, ऐसे मान लेना कि pKa इस क्वेश्चन के लिए 4.75 गिवन है, कर लोगे इसको बच्चा। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. एसिटिक एसिड का pKa ये गिवन है आपको। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में जाओगे और तीसरे वाले पार्ट में और चौथे वाले पार्ट में, तो 2, 3, 4 पार्ट में इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है इसमें। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. यस सर, तो Yes, sir. इनकम्प्लीट, हाँ Yes, दोस्त, sir. इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, और ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट एक्सेस में है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल्स कितने हैं सेकंड वाले पार्ट में। 1000. 1000. अबे पहले वाले के मोल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के 1000 इंटू 0.1 मिलीमोल है, और बेस के कितने हैं 500 इंटू 0.1। 50. Into 0.1. वैसे ही सेकंड वाले पार्ट में जाओगे, तो सेकंड वाले पार्ट में जाओगे तो क्या इसके 1000 इंटू 0.1 तो एसिड के हैं, लेकिन दूसरे कितने हैं 750 इंटू 0.1, और थर्ड वाले पार्ट में आओगे तो फिर एसिड के तुम्हारे 1000 इंटू 0.1 मिलीमोल है, और इसके 400 इंटू 0.1 है, बेस के ये NaOH के हैं। ठीक है भैया, ये समझ में आ रहा है।
Yes, Yes, sir. sir. तो जब ये दोनों Yes, sir. रिएक्ट करेंगे, Yes, sir. क्वेश्चन कॉपी कर लियो, आगे चले, कर लिए वे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस पे आते हैं। आप एक बात बताओ दोस्त, सेकंड वाले को देखो, ध्यान से देखो। सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से, सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं सेकंड वाले का। तो जब सेकंड वाले को आप देख रहे हो, तो एसिटिक एसिड और NaOH आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। रिएक्शन कर जाएंगे तो एक बात बताओ, एसीटेट कितना बचेगा, कितना बनेगा एसीटेट? अब जितना NaOH है, 50 millimoles. 50 हाँ, millimoles. 50 मिलीमोल आएगा। एसिटिक एसिड कितना आएगा, बचेगा कितना? 50. 50. ये भी 50 बचेगा, बहुत बढ़िया दोस्त। अरे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1500 ml। तो क्या हम इसको 50 अपॉन 1500, कंसंट्रेशन इसका ऊपर वाले का, और इसका भी 50 अपॉन 1500। खैर वैसे भी वॉल्यूम वॉल्यूम तो कट ही जाने हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में है दोनों, तो दोनों के टोटल वॉल्यूम कैंसिल हो गए। क्या रेशियो 1 आ रहा है, बताओ? Yes, sir. Yes, तो sir. बफर, Yes, तो sir. इसका Yes, मतलब ये sir. बफर है, बफर। Yes, अगर sir. रेशियो, Yes, sir. Yes, sir. बफर का Yes. क्या रेंज होती है, 1/10 तो से 10 के बीच में तो हाँ one- दोस्त, 1/10 से 10 के बीच में कंसंट्रेशन का रेशियो फॉल करना था, और 1 आ गया तो 1 तो इनके बीच में ही फॉल करता है। इसका मतलब ये दोनों मिलके बफर बना रहे हैं। बफर बना रहे हैं तो हेंडरसन इक्वेशन सीधे यूज कर लो। हेंडरसन इक्वेशन यूज करोगे कौन सी? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ अनआयनाइज्ड पार्ट ACO, आयनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट ACO माइनस का कंसंट्रेशन लिख लो, अंदर चाहे मोल लिख लो, क्योंकि वॉल्यूम तो कैंसिल ही हो जाना है। ये आ जाएगा, यहाँ से pH की वैल्यू जो आ जा रही है, वो pH की वैल्यू सीधे pKa आ जाएगा, प्लस log ऑफ, दोनों की वैल्यू तो सेम है, log ऑफ 1, log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा pH इज इक्वल टू pKa, और उसकी वैल्यू आपको पता है 4.75। बताओ दोस्त, नहीं समझ रहा बच्चा, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखो, तो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में एक बात बताओ, ये एसिटेट आयन कितना है? ये देखो, हाँ ऊपर दिख रहा है अभी भी स्क्रीन पे। अबे क्या वो CH3CO माइनस और इसका रेशियो जब चेक करोगे, Seven. तो जितना NaOH आया होगा वो सारा का सारा CH3CO माइनस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट कर दिया होगा ना एसिटिक एसिड को। Yes, तो sir. CH3, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, क्या sir. इसकी वैल्यू 75 अपॉन 1750 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा? अरे 25, 250 and 25. 250 and 25. 250 आएगा कि 725 आएगा? 25 आएगा. 25 आएगा. 25 आएगा. 25 आएगा. 25 अपॉन 1750 ऐसे आ जाएगा। तो भैया इसमें इन दोनों का रेशियो एक तरह से 3 आ रहा है, बताओ? Yes, sir. Yes, और sir. इस 3 का मतलब Yes, ये sir. भी बफर बन रहा है। बफर क्यों बन रहा है? क्योंकि रेंज हमको पता है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो जो होता है 1/10 से 10 में होता, तो बफर होता था, तो 3 आ रहा है, 3 इसी रेंज में फॉल कर रहा है। और जैसे ही ये दिख गया आपको, तुरंत हेंडरसन इक्वेशन लगा लेना, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। बताओ बच्चा, log 3 आ जाएगा आंसर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और फिर फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाले पार्ट में अगर आप आओगे, आपके पास लिखा होगा, हम बता देते हैं, ऊपर चल के भी दिखा रहे हैं, CH3CO माइनस अपॉन CH3COH, इनका कंसंट्रेशन का रेशियो। तो इनके कंसंट्रेशन का रेशियो ऊपर चल के देखो, ये 400 इंटू 0.1 मतलब 40 मिलीमोल था NaOH, तो एसिटिक एसिड के 40 मिलीमोल से रिएक्ट कर जाएगा, तो एसिटेट कितना बनेगा? 40, और वो एसिटिक एसिड पहले 100 था, तो अब बचेगा कितना? 60। तो क्या हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं वो न्यूमरेटर में 40 अपॉन 1400 अपॉन 60 अपॉन 1400? बताओ बच्चा। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, 2/3 sir. भी 1/10 से 10 के बीच में फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी बफर है, क्योंकि 1/10 से 10 के बीच में है ये, तो ये भी बफर है, और बफर है तो इसका मतलब pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ 2/3, log 2/3 को log 2 माइनस log 3 कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आ जाएगा यहाँ से? Yes, sir. Yes, sir. अरे नहीं समझ रहे हो क्या बे? क्लियर है ये? Yes, या sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. हमें चेक करना होता है। अच्छा Yes, देखो, sir. बफर बनाया कैसे है? हमने क्या बोला, एसिटिक एसिड और NaOH का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो बफर बन गया, कंप्लीट हुआ था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गई। अब देखो इसी में आपको हम बता रहे हैं, सुनिए, एक क्वेश्चन देखिए, बफर में हम pH चेंज बताना चाह रहे हैं, मतलब ये देखिए, कैलकुलेटिंग, ध्यान से देखना अच्छा, pH चेंज इन बफर सॉल्यूशन। तुम बोलोगे हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में pH चेंज तो होता नहीं है, या बहुत कम होता होगा, थोड़ा बहुत होता होगा, बहुत कम होता होगा। अब यही pH चेंज आपको हम बताने जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, अगर आपने एक सॉल्यूशन में समहाउ मेंटेन किया हुआ है, समहाउ मेंटेन किया हुआ, रादर हम ऐसे बोल दें आपसे, देखो ध्यान से, कि हमने ले लिया, सपोज करो 1000 ml, ध्यान से देखना, 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया हमने, और क्या कर दिया हमने इसी में, 1000 ml ले लिया, क्या ले लिया, 1000 ले लिया क्या, नहीं 500 ml ले लो, 500 ml, अरे रुको रुको, थोड़ा सा डिटेल और बताने दो बड़ा करके इसको, 2000 ml 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया, और 1000 ml 1 मोलर NaOH ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों से क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, कोई बफर बनेगा, बनेगा कि Yes, नहीं sir. बनेगा बे? Yes, sir. बनेगा. Yes, sir. बन जाएगा. Yes, एक sir. बनेगा. हाँ बन बफर बन जाएगा. जाएगा, एक सॉल्यूशन बन गया, बफर सॉल्यूशन। कैसा बफर है ये? बफर के अंदर है क्या, क्या अंदर, क्या अंदर बफर के Weak आप acid, लोग, strong base. Weak acid, हाँ वीक strong एसिड base. होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स या कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, कितने होंगे इस टाइम? अब बचे कितने होंगे, बचे कितने होंगे वे? 1000. 1000 बचे होंगे, 1000 upon टोटल वॉल्यूम 3000. 1000 upon 3000. 3000 हो गया होगा। ठीक है, और NaOH में इसमें रिएक्शन कर गया होगा, तो एसीटेट आयन भी तो होगा, ऐसे हुआ होगा एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन कितना बचा होगा फाइनली सॉल्यूशन में? अब ये भी 1000 1000, upon 3000. 1000 upon 1000 3. upon 3000. 1000 upon 3000, 3. तो भैया ये दोनों जब आपने रिएक्ट किया तो ये बन गया, और ये हमने लिख दिया ये बफर सॉल्यूशन है, ये बफर बन गया। अब इस बफर सॉल्यूशन में हम ड्रामा करने जा रहे हैं, क्योंकि pH चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, इस बफर सॉल्यूशन का pH क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका pH क्या होगा, यहाँ से दूसरे पेज पे ले आ रहे हैं इसको, यहाँ पे ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ, 4.75. सर 4.75. हाँ बहुत बढ़िया। 4.75. हाँ तो इसका 4.75. pH अगर देखोगे तो इसके pH की इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन लगाओगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ ACO माइनस जो एसीटेट आयन है अपॉन ACOH एसिटिक एसिड, ACO माइनस, और यहाँ से आपने pH की वैल्यू जो बता दी आप लोगों ने, log 1 आएगा, और pH की वैल्यू सीधे pKa, और इसकी वैल्यू 4.75 आ गई। ठीक है, अब हम चेंजेस क्या करने जा रहे हैं इसमें, pH की वैल्यू आ गई 4.75, log 1 हो गया था वो, चेंजेस क्या करने जा रहे हैं हम इसी में। अब देखिए देखिए, अब फिर से हम आपको चल के दिखाएंगे एक बार, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऊपर कहाँ थे, रुकना भैया, जल्दीबाजी मत करो। देखो स्क्रीन पे सबसे ऊपर लिखा है 1 ml 1 मोलर HCl, मतलब एक ड्रॉप HCl डाला था तो pH का यूनिट कितने कितने यूनिट का जंप आ गया था, कितने का डिक्रीज आ गया था एक ड्रॉप डालने पे? 4 यूनिट का। एक ड्रॉप डालने पे नॉर्मल सॉल्यूशन में, नॉर्मल वाटर में pH का चेंज आया था 4 यूनिट का। और अभी देखो
हम इसी में इसका 500 टाइम्स डालेंगे, 500 गुना ज्यादा, और पीएच का चेंज आपको दिखेगा 0.3 यूनिट का, पॉइंट में चेंज दिखेगा। तुम बोलोगे अरे ये तो साला अजीब सा दिख रहा है। फिर से सुनो, एक ड्रॉप आपने 1 ml डाला था सेम मोलारिटी का HCl, तो पीएच का चेंज आया था 4 यूनिट का। और नीचे जो हम कराने जा रहे हैं अब, इसी में उसी HCl को जिसकी मोलारिटी 1 थी, उसी HCl को उसका 500 टाइम्स डालेंगे और पीएच का चेंज आपको भी दिखेगा 0.2 यूनिट का, 0.3 यूनिट का। तब आप मान जाओगे कि हाँ ये कुछ स्पेशल टाइप का सोल्यूशन है। बताओ चलो, मानोगे कि नहीं मानोगे भाई अगर हम ढेर सारा HCl डालने के बाद भी पीएच चेंज ना हो? ढेर सारा HCl, Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो, Yes, तो sir. उसी का प्रूफ देने जा रहे हैं। जैसा ये बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन का पीएच आपने निकाल दिया, आ गया 4.75, और बफर में ये अमाउंट पड़े हुए हैं मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम करके। अब हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं इसी में कि फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ 500 ml 1 molar HCl is added to above buffer solution, above बफर सॉल्यूशन, जो बफर दिया हुआ है यहीं पे, above buffer solution find pH। दूसरा वाला पार्ट है, if 500 ml 1 molar HCl, अरे रे फिर HCl क्यों लिख रहा है, 1 molar NaOH, बेस भी डाल दो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों डाल के हम चेक करवाना चाह रहे हैं आपसे। NaOH is added to above buffer solution, जो ऊपर वाला आपका बफर सॉल्यूशन है उसमें आपने ये ऐड कर दिया above buffer solution। तो बताओ फाइंड पीएच। अच्छा एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि 500 ml डाल रहे हैं 1 मोलर HCl, अभी ऊपर वाले केस में 1 ml 1 ml 1 मोलर HCl डाला था तो पीएच का चेंज आया था 4 यूनिट का। अब वही मोलारिटी का HCl 500 टाइम्स ज्यादा डाल रहे हैं और पीएच का चेंज अभी आपको दिखाते हैं कितना आता है। क्वेश्चन समझ गए भैया? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन, चलिए ए पार्ट, हम पहला वाला पार्ट बता रहे हैं सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। सॉल्यूशन 1, इसका सॉल्यूशन 1, जो 500 ml 1 मोलर HCl डाला गया है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, HCl कितने मिलीमोल डाला गया है, 500 into 1 मिलीमोल HCl ऐड किया गया है। Yes, sir. बताओ भैया, Yes, sir. यही तो किए हो एडेड Yes, बाहर sir. से। Yes, sir. ठीक है, ओरिजिनली जो बफर सॉल्यूशन था ओरिजिनली उसमें मिलीमोल कितने थे एसिटिक एसिड के, 1000, और एसीटेट के कितने मिलीमोल थे, वो भी 1000 थे। बताओ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. तो भैया सुनो तो, इन बफर सॉल्यूशन जो आपने ऊपर बफर बनाया हुआ है, जो बफर बनाया हुआ है उस बफर सॉल्यूशन में जो ACO माइनस है जो कि बेस है उसके, अरे सॉरी रुक जाओ मिलीमोल्स लिख रहे हैं ना उसके, ACO माइनस के मिलीमोल्स अगर आप देखोगे तो क्या वो मिलीमोल्स ऊपर ध्यान से देखो 1000 मिलीमोल है। अरे यार नहीं बता रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ 1000 मिलीमोल है, और ACOH के भी तो 1000 मिलीमोल है बफर जो ऊपर बनाया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इन बफर सॉल्यूशन ये है हमारे पास 1000 मिलीमोल एसिटिक एसिड के, 1000 मिलीमोल इसके एसिटेट के, उसमें आप 500 ml 0.1 मोलर HCl ऐड कर रहे हो, तो मेरे दोस्त HCl किससे रिएक्शन करेगा, एसिटेट से रिएक्शन कर जाएगा। अरे Yes, sir. दोनों Yes, रिएक्शन sir. भी तो करेंगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो sir. भैया Yes, sir. मतलब जो HCl आपने ऐड किया है वो एसिटेट से रिएक्शन कर जाएगा, तो एसिटेट से रिएक्शन करने के बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा,
फाइनली सॉल्यूशन में जो मिलेगा। अच्छा, एसीटेट से जो रिएक्शन करेगा, मतलब ये सोचो कि भैया जो एसीटेट है CH3CO माइनस, देख लो थोड़ा सा हमें पूरा लिखना पड़ रहा है, आप लोग देखते नहीं है उसको, कि जो CH3CO माइनस है वो HCl से रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके बनाएगा क्या वे, क्या वो एसिटिक एसिड बनाएगा? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. सुनो तो, एक्चुअली एसीटेट आयन कितना था? 1000 मिलीमोल, 1000 मोल। और जो HCl बाहर से आपने ऐड किया है वो कितना लिया है? 500 मोल। बताओ बच्चा, ये तो Yes, लियो। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बाद में Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बाद में Yes, sir. एसीटेट बचेगा कितना? एसीटेट हो बचेगा 500 और ये बचेगा 0 और ये कितना हो जाएगा? एसिटिक एसिड, ये भी 500। 500. रिएक्शन के बाद 500. रिएक्शन के बाद जब आपने HCl डाला है तो HCl किससे रिएक्ट कर गया होगा? एसीटेट से रिएक्शन कर गया होगा। एसीटेट से रिएक्शन करने के बाद एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा। तो आफ्टर रिएक्शन जो ACO माइनस के मिलीमोल हो जाएंगे, क्या वो मिलीमोल ACO माइनस के 500 बचेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो एसिटिक एसिड के मिलीमोल हो जाएंगे, 1000 तो पहले ही थे और ये 500 और एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या 1500 हो जाएंगे मिलीमोल इसके? नहीं समझ रहा हो बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. अबे एसिटेट Yes, sir. रिएक्शन करेगा, एसिटेट रिएक्शन करेगा अगर, तो रिएक्शन करने के बाद इसके मिलीमोल इतने आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? आफ्टर एडिशन ऑफ 500 ml 1 मोलर HCl, ये चीज मिलेगी आफ्टर एडिशन ऑफ 500 ml 1 मोलर HCl के बाद। ये सब चल रहा है, ठीक है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. अबे गलत कह Yes, रहे हैं sir. क्या भैया? समझ में आ रहा है Yes, sir. दोस्त? Yes, sir. आ रहा है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आ रहा है। अच्छा Yes, ठीक Yes, है, sir. ये समझ गए आप लोग कि Yes, 500 ml 1 मोलर HCl Yes, के sir. बाद हो रहा है ऐसा। तो क्या अभी भी बफर है ये? 500/1500 का रेशियो 1/3 आएगा? अभी भी बफर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, तो इस sir. मिक्सिंग के बाद, Yes, इस sir. मिक्सिंग के बाद स्टिल ये बफर सॉल्यूशन है, स्टिल ये बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि रेशियो जो है 1/10 से 10 के बीच में लाई कर रहा है अभी भी, एसिटेट का और इसका एसिटिक एसिड का। तो बफर है, तो इसका मतलब है इस केस में पीएच का फॉर्मूला अभी भी वही लगाओगे जो हेंडरसन इक्वेशन होता था, कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ ACO माइनस अपॉन ACOH। ये आएगा ACO माइनस अपॉन ACOH। बताओ बच्चा, अभी भी यही लगाओगे? और जब ये लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि pH का वैल्यू जो आएगी वो pKa आएगी, जिसकी वैल्यू आपको पता है 4.75 प्लस लॉग के अंदर क्या आएगा? मिलीमोल्स। क्या 1/3 आएगा? Yes, sir. अबे Yes, sir. Yes, sir. 500 अपॉन Yes, sir. 1500 या log 1/3 या माइनस log 3। तो pH की वैल्यू जो आ रही है, क्या वो pKa माइनस log 3 आ रही है? या यहाँ से हम बोल सकते हैं Yes. pH की वैल्यू, Yes, sir. यहाँ से pH की वैल्यू ये बोल सकते हैं कि 4.75 माइनस 0.477, इतना आ रहा है बच्चा? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलिए, इतना आ गया। और जब आपने HCl नहीं ऐड किया था तो pH कितना आया था? अभी आपने निकाला था 4.75, ये आया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, HCl sir. नहीं ऐड किया था तो 4.75 आया था, और जब HCl ऐड कर दिया तो आ गया 4.75 माइनस 0.477, 0.4 यूनिट। 0.4 यूनिट का डिक्रीज अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है इसमें? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अबे बताया Yes, sir. करो, 0.4 यूनिट का ही तो डिक्रीज दिख रहा है तुमको, है Yes, बच्चा? sir. Yes, Yes, अब sir. सुनो तो, Yes, ये sir. ये 0.4 यूनिट का डिक्रीज कब दिख रहा है? जब आपने 500 ml 1 मोलर HCl डाला है। और ऊपर आ जाओ, अब अभी जब 1 ml तुमने डाला था, 1 ml, इस क्वेश्चन में देखो अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है राइट साइड में, 1 ml HCl डालने पे 4 यूनिट का जंप आया था, 4 यूनिट का जंप। इसका 500 टाइम्स ज्यादा HCl डाल दिया
और जंप कितने यूनिट का जंप आ रहा है, 0.4 यूनिट का आ रहा है। मतलब अमाउंट तुमने क्या कर दिया, जो इंक्रीज कर दिया 500 टाइम्स ज्यादा अमाउंट डाल दिया। और लेकिन जो पीएच का जो डिक्रीज है वो जस्ट 0.4 यूनिट का हुआ। तो मतलब इसका मतलब वो सॉल्यूशन की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है ना जो पीएच चेंज को होने नहीं दे रहा है। नहीं समझ रहे हो बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या ये प्रूफ हो रहा है मतलब कैलकुलेशन से कि बफर सॉल्यूशन जो बन गया था वो कुछ स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज को होने नहीं दे रहा है? मानोगे कि नहीं मानोगे कि भैया एक 1 ml डालने पे 4 यूनिट का जंप आया था और उसी का 500 टाइम्स ज्यादा अमाउंट डाल दिया, तब भी पीएच का चेंज जस्ट 0.4 यूनिट का आ रहा है। तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं मानोगे? इसका मतलब ये जो बफर सॉल्यूशन बनाया है आपने, बफर सॉल्यूशन, इसका मतलब बड़े अच्छे सॉल्यूशन होते हैं। नहीं समझ रहा हो बच्चा? क्लियर है? Yes, sir. ये प्रूफ हो Yes, गया। sir. तो ये प्रूफ आपको मिल गया कि बफर सॉल्यूशन स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ठीक है, अब इसी में हम बता रहे हैं दूसरा वाला पार्ट फिर से लिख दे रहे हैं। इफ जो अभी ऊपर लिखा था कि 500 ml 1 मोलर NaOH इज एडेड। सपोज करो NaOH ऐड कर दिया इन अबव बफर सॉल्यूशन। जो ऊपर बफर सॉल्यूशन बना है उसमें अगर ये ऐड कर दिया, जो कि सेकंड पार्ट था, ऊपर हमने लिखा भी है, उसी को हम जानबूझ के बार बार लिख रहे हैं। तो बोलोगे सर जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, एक बार चल के ओरिजिनल देख लो। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या था? ये था 1000 ml 1000 अपॉन 3000 जो है कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का। ये एसिटिक एसिड के मिलीमोल 1000 ml है, एसिटेट के मिलीमोल 1000 ml है। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल बफर था। ओरिजिनल बफर क्या था? रुक जाओ, हमको लिखने दो, दोनों हम एक साथ लिखेंगे ना। जो ओरिजिनल बफर था आपका, उस ओरिजिनल बफर में आपका जो एसिटेट आयन था ACO माइनस, उसका मिलीमोल कितना था भैया? 1000 मिलीमोल था। अभी ऊपर 1000. तो दिखाए थे। 1000. समझ पा रहे हो? हौच-पौच तो नहीं हो जा रहा है बच्चा? क्लियर है ये? No, sir. Yes, sir. No, Clear. sir. Yes, sir. Clear. अच्छा ठीक है। और ACOH कितना था? ये भी 1000 मिलीमोल था। और टोटल वॉल्यूम कितना है भैया? टोटल वॉल्यूम 3000 ml है। 3000. अभी तक 3000. ठीक है, 3000 ml है। ये ओरिजिनल बफर है जो आपको दिया हुआ है। टोटल वॉल्यूम इतना है। और ये अब इसमें हमने क्या किया है, इसी बफर में हमने ऐड किया है 500 ml 1 मोलर NaOH, ये ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद फाइनली कुछ होगा सॉल्यूशन में। क्या होगा देखिए। अब जो भी होगा, जो तुम NaOH डाल रहे हो, NaOH किससे रिएक्शन करेगा? किससे से तो रिएक्शन करेगा? एसिड से करेगा, एसिटेट से करेगा? सर एसिड से. NaOH एसिड से करेगा। तो इसका मतलब है जो आपने ACOH ले रखा है एसिड, जिसके 1000 मिलीमोल लेके बैठे हुए हो तुम, मिलीमोल, इसमें जब NaOH आप डाल रहे हो तो NaOH से रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके एसिड को खत्म कर देगा और कन्वर्ट करवा देगा ACO माइनस में। और NaOH के कितने डाले हैं आपने? क्या 500 मिलीमोल डाले हो? अबे एसिड का 1000 मिलीमोल है और इसका कितना है? 500 मिलीमोल। Yes, sir. Yes, sir. तो जब दोनों रिएक्शन कर जाएंगे तो ऐसी ACO माइनस के कितने मिलीमोल आएंगे बच्चा? मतलब इनिशियली ACO माइनस क्या था? जब दोनों रिएक्शन करने के लिए अपना 0 था, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगी तो ACOH कितना बचेगा? ACOH रहेगा 500, NaOH आएगा 0 और ACO माइनस भी आ जाएगा 500। ये तो हो गया आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो हो रहा है वो बता रहे हैं। तो आफ्टर एडिशन ऑफ दिस टोटल ACO माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500. हाँ 1500। 1000 तो पहले था और 500 ये अभी बना है NaOH ऐड करने के बाद। और ACOH जो है आपका, वो पहले था 1000, उसमें से 500 डिक्रीज हो गया होगा। तो जो अमाउंट उसका डिक्रीज हुआ है एसिड में, वही बेस में इंक्रीज हो गया। टोटल वॉल्यूम अब क्या हो गया होगा अगर वॉल्यूम की बात ही करोगे तो? 3500. 3500 ml आएगा।
अगर वॉल्यूम पूछ Yes, लो sir. तो। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि आफ्टर एडिशन ऑफ 500 ml 0.1 मोलर NaOH ये आ जाएगा। तो अभी भी स्टिल ये बफर है, स्टिल ये बफर सॉल्यूशन है। क्यों दोस्त, इन दोनों कंसंट्रेशन का रेशियो अभी भी 3 आ रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. स्टिल Yes, अ sir. बफर Yes, sir. सॉल्यूशन अभी भी ये बफर है, क्योंकि एसीटेट और उसका रेशियो स्टिल अ बफर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ ACO माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन ACOH का कंसंट्रेशन, एसीटेट का अपॉन ACO माइनस का इसका कंसंट्रेशन। तो बस अब लगा लो, इसमें हो गया। pH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी pKa प्लस लॉग 3। बताओ बच्चा, तो 4.75 प्लस 0.477। बताओ भैया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ओरिजिनल जो बफर था उसका pH था 4.7, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस, रादर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डाल दिया। और कितना डाल दिया, 500 ml डाला है, फिर भी pH का चेंज जस्ट 0.4 यूनिट हो रहा है, जस्ट 0.4 यूनिट। तो बहुत छोटा चेंज है ना इतना ज्यादा बेस डालने पे, समझ रहे हो बच्चा? Yes, sir. तो क्या yes, इन sir. दोनों चीज Yes, sir. क्या इन दोनों yes, चीजों से sir. प्रूफ आपको समझ में आ रहा है कि एक बफर सॉल्यूशन एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है जो pH चेंज को रेजिस्ट करता है, होने नहीं देता है। क्या समझ रहे हो आप लोग यहाँ से? Yes, sir. बताओ बच्चा। Yes, sir. बहुत अच्छे दोस्त, अगर इतना समझ गए हो। बताओ, कोई डाउट कुछ पूछना हो पुराने पेजेस पे तो बता देंगे, ठीक है? Yes, अब sir. चलिए, फिर आता है बेस्ट Yes, sir. बफर सॉल्यूशन। कहीं कहीं बेस्ट बफर सॉल्यूशन लिखा जाता है। बेस्ट लॉग की वैल्यू 1 वाला, बफर सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। लॉग बेस्ट की वैल्यू बफर 1 वाला। सॉल्यूशन सिर्फ उसको बोलते हैं जब आयनाइज्ड पार्ट अपॉन, एक मिनट, हाँ वो रेशियो है वही रहेगा, कैसे लिखें। बेस्ट बफर तब बनता है जब आयनाइज्ड पार्ट और अनआयनाइज्ड पार्ट का जो रेशियो होता है कंसंट्रेशन का, आयनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट, इसके कंसंट्रेशन का रेशियो 1 हो जाए। अगर 1 हो जाता है तो हम बोलते हैं बेस्ट बफर सॉल्यूशन। अभी ऊपर वाले केसेस में था भी, लेकिन हमने नाम नहीं लिया था। तो क्या समझ में आ गया भैया बेस्ट बफर सॉल्यूशन कब होता है? और Yes, फॉर sir. बेस्ट बफर सॉल्यूशन, Yes, sir. हाँ, फॉर बेस्ट बफर सॉल्यूशंस, जितने भी बेस्ट बफर सॉल्यूशंस होते हैं उन सब के केस में pH इज इक्वल टू pKa आ जाएगा। अबे प्लस log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अरे log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर आप कहीं पे लिखोगे तो। बेस्ट बफर सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है, कभी एग्जाम में लिखा रहे बेस्ट बफर तो लिख देना pH इज इक्वल टू pKa। फिर आता है एक हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, उसको भी देख लो। हेंडरसन इक्वेशन, जैसे हेंडरसन इक्वेशन अभी आपने देखा था एसिडिक बफर के लिए, हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर भी होता है। अबे लिख लेते हो वो तुम लोग, ऊपर वाली हम जो हटा देते हैं जल्दी से, सर एक पन्ना नहीं लिख पाए थे। बता दिया करो इन केस अगर ना लिख पाया करो। सर एक पन्ना कौन नहीं सा लिख पन्ना पाए थे। बताओ बच्चा, उस टाइम बता दिया करो, कौन सा पेज है में ध्यान नहीं आ रहा है। सर इसके अच्छा नीचे लो, वाला। अभी भेज देंगे, अभी भेज सर देंगे, इसके ठीक है? नीचे वाला। अब नहीं लिख पाए उस टाइम बोल दिया करो, हम रुक जाते हैं। अभी इसको सेंड कर देंगे, ठीक है? ये पीडीएफ एक्चुअली बहुत बड़ी हो जाती है हमारे इसमें, तो हम इसका वो स्क्रीनशॉट इसके पेजेस का लेके भेजते हैं। आप लोग को दिखता है, वो क्लियर दिखता है भैया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, देखो sir. दोस्त, Yes, sir. ऐसा है Yes, sir. कि राइटिंग बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, थोड़ी जल्दी जल्दी में, वैसे भी हमारी राइटिंग थोड़ी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। तो जब हम लिखते हैं उस टाइम देखते रहा करो। तो मतलब जैसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सभी लगता है, तो अगर आप जब आपके दिमाग में वर्ड ये घुसेगा तो जो हमने लिखा है ना, भले ही कितना टेढ़ा मेढ़ा लिखा हो, लेकिन आप समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है।
तो देखिए दोस्त, हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर बता रहे हैं। तो जैसे बेस होता है कोई वीक बेस, जैसे आपसे कोई पूछे कि हमने भैया NH4OH ले लिया और ये आयनाइज कर रहा है, सपोज करो आयनाइज कर रहा है 9.1% से 91% के बीच में, ये क्या बना रहा होगा? NH4 प्लस बना रहा होगा, प्लस OH माइनस बना रहा होगा। तो आप जानते हो कि हमने बता दिया ये बफर सोल्यूशन है। तो बफर सोल्यूशन है, इसका मतलब इनके कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में है। हमने ये बोल दिया कि ये बफर सोल्यूशन है, ये बफर सोल्यूशन है। तो बफर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि जो आपने NH4 प्लस का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई NH4OH का कंसंट्रेशन, इन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो एक सॉल्यूशन में, या इन दोनों के मोल्स का रेशियो आप देखोगे तो वो उन दोनों के मोल्स का रेशियो, कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में है। ये हमने करके देख लिया, जब बफर मानोगे तभी इक्वेशन बनेगी। अब देखो क्या होने वाला है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट KB लिखोगे, KB की वैल्यू अगर लिखोगे तो वही OH माइनस आएगा, और OH माइनस के साथ ये NH4 प्लस आएगा न्यूमरेटर में ही, और डिनोमिनेटर में आएगा NH4OH। तो NH4OH ऐसे लिख दो डिनोमिनेटर में, फिर लॉग ले लो और कुछ चीज़ें सेग्रीगेट कर दो। तो लॉग ले लोगे अगर आप, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा log KB इज इक्वल टू लॉग, ये लॉग है OH माइनस, और साथ में आ जाएगा प्लस लॉग ये भैया क्या NH4 प्लस और NH4OH आएगा दोस्त, है बच्चा? यस सर, इनका यस सर। कंसंट्रेशन का रेशियो आ जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस लॉग के भी आ जाएगा पी के भी, लॉग OH माइनस आ जाएगा POH। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हेंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर की ऐसे आती है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ, क्या लिखोगे बच्चा? आयनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट लिखोगे। अबे आयनाइज्ड Yes, पार्ट sir. का कंसंट्रेशन Yes, sir. अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लिख दो, इनका मोल्स का रेशियो लिख दो, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। ये हेंडरसन इक्वेशन होती है फॉर बेसिक बफर। ये हेंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर की है। एसिडिक बफर में क्या होती थी? पीएच होता था, यहाँ पे क्या है? POH है, बाकी चीजें सेम है। वहां पे पीएच होता था, यहाँ पे POH है। बताओ भैया, क्लियर है ये? Yes, sir. क्लियर है तो सर। हेंडरसन, हाँ, तो sir. हेंडरसन इक्वेशन Clear है फॉर सर। एसिडिक बफर Yes. आपको पता लग गई। बफर सॉल्यूशन एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, उसका प्रूफ आपको पता लग गया। देखा आपने क्वेश्चन, देखा कि पीएच चेंज नहीं होने दे रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं बफर। बेस्ट बफर आपने देख लिया। बेस्ट बफर के बाद एक और थियरी है, इतना कॉपी कर लिया भैया? कर लिया भैया? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, बेस्ट बफर के बाद आइए बफर रेंज। बफर PK रेंज बताएं। PK -1. PK बहुत बढ़िया, रेंज बफर की क्या -1. होती है? तो बफर रेंज जान, हाँ बहुत अच्छे से जानते हो यार सब लोग। चलो देखो, तो पहले तो हेंडरसन इक्वेशंस लिख लो बफर की। तो हेंडरसन इक्वेशन होती है पीएच इज इक्वल टू, एसिडिक वाली जो होती है, PKA प्लस लॉग ऑफ आयनाइज्ड पार्ट, ऐसे बाहर इतना बड़ा लिखना होता है, आयनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट। इनके आप चाहे कंसंट्रेशंस के रेशियो ले लो, चाहे मोल्स के रेशियो ले लो, यही आएगा। वैसे ही बेसिक हेंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर के लिए, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज्ड पार्ट, वीक बेस का, अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट, वीक बेस का। तो ये आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड करके आप लोगों ने ये देख लिया, ठीक। ये हेंडरसन इक्वेशंस होते हैं, लेकिन ये दोनों हेंडरसन इक्वेशन तभी डिफाइन है जब आयनाइज्ड पार्ट जो है अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट, इनके कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 में आएगा, तभी तो डिफाइन है बच्चा ये।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर एक्सट्रीमिटीज की बात करोगे तो इक्वालिटी की बात करेंगे अगर, तो क्या 1/10 पे इक्वालिटी और 10 पे इक्वालिटी मान के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. तो भैया अगर 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 1/10 हुआ तो लॉग के अंदर 1/10 क्या आ जाएगा? क्या पीएच अगर बफर रेंज की बात करोगे, हाँ तो बफर रेंज जैसे आप लोग बता रहे थे कि भैया लॉग के अंदर 1/10 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा। तो बफर रेंज फॉर एसिडिक बफर वो आता है pH इज इक्वल टू, ऐसे pH की रेंज जो होती है वो pKa -1 से लेके pKa +1 आता है। अरे 1/10 से 10 के बीच में, ये क्लोज इंटरवल है, सॉरी। नहीं समझ पा रहे हो क्या बच्चा जो कह रहे हैं हम? Yes, yes. अबे जब एक बार 1/10 पुट करना, ये आयनाइज्ड पार्ट अपॉन अनआयनाइज्ड पार्ट की रेशियो, एक बार 10 पुट करना, तो जब 1/10 पुट करोगे तो pK -1, 10 पुट करोगे तो pK +1। वैसे ही बेसिक के लिए आओगे अगर आप, तो बेसिक के लिए भी तो ऐसे ही आएगा। POH जो आएगा, POH वो भी तो क्लोज इंटरवल में pKb -1 से pKb +1, ये -1 +1 नीचे है, यही बफर रेंज होती है। ठीक है बच्चा? Yes, sir. Yes, बस एक चीज और देख लो, 2 मिनट और लगेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है बस। बफर कैपेसिटी एक चीज होती है, बफर कैपेसिटी। number of moles upon change. बहुत बढ़िया दोस्त, ये जानता है बच्चा। बफर कैपेसिटी ऐसे कभी लिखा हो तो ये बहुत बड़ा सा होता है। देखिए न्यूमरेटर इसमें जो होता है, फॉर्मूला है ये होता है नंबर ऑफ, नीचे लिखते हैं बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू नंबर ऑफ, ध्यान से देखना दोस्त, मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। बहुत लोग इसको, एक बार आइटम पूछा हुआ है तभी तो हम इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एडेड नहीं होता न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, इसे बफर कैपेसिटी बोलते हैं। इतना समझ गए बच्चा? बफर सॉल्यूशन खत्म हो गया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं है तो अब आप लोग ब्रेक ले लो, हम इसको अभी स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे इसका, क्योंकि समझ रहे हो बच्चा? ठीक है? Yes, बाकी yes. बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला याद कर लो। इसमें क्या आया क्या नहीं है इसमें, मतलब क्या नहीं आया ये तो बताओ। नेट चला गया था, मिस हो गया पूरा। नेट चला गया था, मिस हो गया अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में जितने मोल्स H प्लस या OH माइनस के ऐड करोगे वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है 1 लीटर में। ऐसा नहीं कि 250 ml में या 500 ml में जितना H प्लस OH माइनस ऐड कर रहे हो। कोई बोले 250 ml में हमने 1 मोल H प्लस ऐड किया, तो बफर कैपेसिटी निकालते टाइम न्यूमरेटर में तुमको 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 250 ml में 1 मोल ऐड किया हो ना। न्यूमरेटर जो बफर कैपेसिटी का होता है वो होता है 1 लीटर में कितने मोल H प्लस ऐड किए होते, तो आएगा न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस OH माइनस एडेड, H प्लस और OH माइनस एडेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का पीएच कितने से चेंज हो गया, तो वो दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। ये न्यूमरेटर जनरली गिवन होता है, और चेंज इन पीएच आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बफर वाले फॉर्मूले से, और यही आ जाता है बफर कैपेसिटी। ठीक है बच्चा? यस है दोस्त? थैंक यू सर। हाँ चलो ठीक है, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।